गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का JINC ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल और JINC ऐप पे स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एम्स दिल्ली MCQ बेस्ड क्रैश कोर्स। आज अपना सेकंड डे है और आज एक और नए टॉपिक के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस को हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे। फटाफट ऑनलाइन जुड़िए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। फास्ट शेयर एवरीवन। फटाफट शेयर करिएगा, फटाफट शेयर करिएगा। कीप इट अप शाबाश। वेरी गुड मॉर्निंग। अमन, यामीन, मोनू, अंजना, शाबाश। कीप इट अप। मैक्सिमम नर्सिंग ऑफिसर तक पहुंचना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा इसका बेनिफिट उठा सके। 127 रीच हो गए हैं। उम्मीद करूंगा आज हम लोग 500 से बाहर जाएं। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हरीश, अवतार, पंकज, पूजा, विष्णु गुप्ता, यशवंत, प्रदीप, स्वरूप, सुरेश, रेखा, किरण, डॉक्टर कुसुम, अमोल विष्णुई, विष्णु गहलोत, स्टडी फॉर फ्यूचर, कीप कंटिन्यू राजू। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। शेयर इट फास्ट। उसके बाद अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास कैसा रहा उसके बारे में जरूर फीडबैक लिखिएगा। PR चौधरी, राजवी, रमेश, मोनू, आकाश, कैलाश, मुकेश, सूर्या, थैंक यू सो मच एवरीवन। BL sir, it's all about your loves. Thank you Vishnu. शाबाश। we are going to be crossing 200 student. Share it fast my dear. जितने भी आपके पास सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, you should share it everywhere. शाबाश, share it. Thank you everyone. शुक्रिया तृप्ता। वेरी गुड मॉर्निंग मोहन राम। हेलो रिचा, हेलो शिवेंद्र, थैंक यू सुरेश, थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग कंचन, शिवेंद्र, खेत सिंह, जोगाराम, अक्षय। सुपर। थैंक यू सो मच गजराज सिंह, थैंक यू मालाराम। वेरी गुड मॉर्निंग चानू, शाबाश, बहुत बढ़िया। वी आर गोइंग टू क्रॉसिंग 250। Okay, finally we are going to start new day with new energy, with new system. हम स्टार्ट करें स्केलेटल सिस्टम। पहले हम एनाटॉमी के क्वेश्चंस लेंगे, एनाटॉमी के बाद में हम डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे, फिर जॉइंट और जॉइंट डिसऑर्डर पढ़ेंगे, इन्वेस्टिगेशन, ड्रग्स, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है स्केलेटल सिस्टम में, हम क्वेश्चन के साथ साथ उसको डिस्कस करेंगे। और आई विल ट्राई कि मैं मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन को इस 2 आवर के लेक्चर में कवर कर पाऊं। बस नोटबुक पास में रखिएगा, टाइम पास ना करिएगा। जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर डिस्कस करें उसको नोट डाउन करना ना भूलें, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पहले हम लोग उसको रिवाइज कर सकते हैं। याद रखना JINC है
तो भरोसा है, JINC है तो क्वालिटी है, JINC है तो सिलेक्शन है, माय डियर JINC है तो मुमकिन है। ये नारा आपको याद रखिएगा और इस नारे के साथ हम सक्सेस पाएंगे और बहुत मेहनत करेंगे, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा अदर सब्जेक्ट को भी जल्दी स्टार्ट करूं। आप सभी का विश्वास ऐसे ही बना रहे। ओके, नोट डाउन करना स्टार्ट करिएगा, नोटबुक उठा लीजिएगा। जर्नी हमारी स्टार्ट हो रही है स्केलेटल सिस्टम के बारे में। सभी JINCian जितने भी अभी इस लेक्चर को देख रहे हैं, ब्रिंग योर पेन और वी कैन से रजिस्टर। स्केलेटल सिस्टम की यदि हम बात करें तो पहला क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस से कि स्केलेटल सिस्टम कौन सी जर्म लेयर का बना होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और मैंने यहां पहला ही क्वेश्चन पुट किया है। द ओरिजिन ऑफ बॉर्न इज फ्रॉम मीजोडम। द ओरिजिन ऑफ बॉर्न फ्रॉम द मीजोडम, माय डियर, वी हैव 3 जर्म लेयर। 3 जर्म लेयर होती है। 3 जर्म लेयर जो होती है, इन 3 जर्म लेयर को हम देखें तो एक होता है एंडोडर्म, एक होता है एंडोडर्म, दूसरा होता है मीजोडर्म, मीजोडर्म, और तीसरा होता है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। आपके बॉडी के सारे ऑर्गन डिफरेंट जर्म लेयर के बने होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि स्केलेटल सिस्टम में बोन का जो ओरिजिन है कौन सी जर्म लेयर से होता है, तो सीधा आप लिखोगे मीजोडर्म। क्या लिखोगे? मीजोडर्म। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। मीजोडर्म्स का बना होता है स्केलेटल सिस्टम। मैं आपको हर सिस्टम के बारे में, जब भी सिस्टम को स्टार्ट करूंगा, जर्म लेयर के बारे में जरूर बताऊंगा, क्योंकि अपने को एक भी MCQ नहीं छोड़ना है। मैं नहीं चाहता हूं कल मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स आके बोले कि ये सर ने नहीं बताया। वो जहां भी बैठे ये बताया कि ये सर ने क्लास में बताया था। तो आई विल ट्राई टू ब्रिंग ऑल द मटेरियल विच इज हेल्पिंग यू फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो एग्जाम में पूछेंगे कि आपका बॉन जो है कौन सी जर्म लेयर का बना होता है, आपको आंसर क्या लिखना है? मीजोडर्म। ओके फाइन माय डियर। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है यहां पर कि न्यू बॉर्न कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बॉर्न। देखिए, ये बहुत सारे बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होता है कि न्यू बॉर्न कितनी बॉर्न से मिलके बना होता है। यहां मैंने लिखा 300 to 350 बॉर्न। देखिए डियर, यदि आपको सिंगल वैल्यू पूछे तो आपको आंसर लिखना है 300। क्या लिखना है? 300। सीधा पूछे तो 300, और 300 ऑप्शन नहीं है तो आप मैक्सिमम 350 तक जा सकते हो। तो 300 to 350 दैट विल बी न्यू बॉर्न कंसिस्ट ऑफ। ओके फाइन। नेक्स्ट और एक MCQ बनता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, अडल्ट। देखिए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक LKG और HKG जो पूछे जाने लगा है कि अडल्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन। अडल्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन, दैट इज 206। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था। आपको आंसर पता तो माय डियर साथ साथ में आप आंसर भी पुट करती रहेगा। जितना कम्युनिकेशन होगा उतना पढ़ने में मजा आएगा। थैंक यू परसोन। तो ओरिजिन मीजोडर्म से होता है। न्यूबॉर्न 300 to 350, एग्जैक्ट वैल्यू आपको 300 लिखना है, और अडल्ट कंसिस्ट ऑफ 206 बोन। 206 बोन। ओके फाइन माय डियर। अब हम फर्दर चलते हैं और मैंने यहाँ एक क्वेश्चन पुट किया है, ध्यान से देखिएगा। बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चन यहाँ जो एग्जाम में पूछा जाता है, दैट विल बी द स्कल ऑफ बेबी, नॉट अडल्ट। स्कल ऑफ बेबी कंसिस्ट ऑफ, बेबी का स्कल कितनी बॉन से मिलकर बना होता है? फास्ट आंसर पुट करिएगा सभी। मैंने क्लियरली लिखा है 5 बॉन, 6 बॉन, 7 बॉन और 8 बॉन। स्कल ऑफ बेबी पूछा है, अडल्ट का नहीं पूछा है। ऑलमोस्ट आप सभी सही आंसर दे रहे हैं, शाबाश, कीप इट अप, कीप इट अप। मुझे पूरी उम्मीद थी आपसे कि आप राइट आंसर बताएंगे। दैट विल बी 5 बॉन। कितनी बॉन? 5 बॉन। दैट मींस बेबी का स्कल जो है वो 5 बॉन से मिलके बना होता है। कौन कौन सी 5 बॉन होती है, कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो मैंने यहां पर मेंशन किया है कौन कौन सी 5 बॉन होगी। 2 फ्रंटल बॉन होगी, उसके अलावा 2 पैराइटल बॉन होगी, उसके अलावा एक ऑक्सीपिटल। मैं शॉर्टली आपको बताना चाहूंगा। हम यहां बात करें स्कल ऑफ बेबी। देखिए, यदि हम स्कल बेबी की बात करें
तो कितनी बॉन्ड से मिलकर बना होता है? 5 बॉन्ड से। यदि हम यहां पूछें स्कल जो है अडल्ट का, यदि हम यहां देखें स्कल जो है अडल्ट का, तो आपको आंसर लिखना 22। आपको आंसर क्या लिखना है? 22। क्या लिखना है? 22। एग्जाम में कभी कभी स्कल का पूछा जाता है और कभी कभी बेबी का पूछा जाता है, कभी कभी बेबी का पूछा जाता है, तो यू शुड पुट द राइट आंसर। तो स्कल ऑफ बेबी कंसिस्ट ऑफ 5 बोन, स्कल ऑफ अडल्ट पूछा जाए तो कंसिस्ट ऑफ 22 बोन। आपको स्क्रीन पूरी विजिबल हो रही है? पूरी स्क्रीन आपको विजिबल हो रही है? हो रही तो यस लिखिएगा फटाफट, क्यों मुझे थोड़ा क्वेरी है, शायद स्क्रीन आपको पूरी नहीं दिख रही होगी। ओके ओके, कैरी ऑन। अब यहां में लिखा है स्कल ऑफ बेबी कंसिस्ट ऑफ 5 बोन। सपोज माय डियर ये स्कल है, ये बेबी का स्कल है, दैट यू कैन सी। आगे आप देखोगे तो बेबी में हम लोग फ्रंटल बोन जो है वो कितना काउंट करते हैं? 2। कितना काउंट करते हैं? 2, क्योंकि दो फ्रंटल बोन के बीच में फ्रंटल सूचर होता है, दो फ्रंटल बोन के बीच में फ्रंटल सूचर होता है। शाबाश माय डियर, आज आपने 400 क्रॉस कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप 500 क्रॉस करोगे। वेरी गुड, फाइन, कीप इट अप। या फटाफट लाइए, आइए जुड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर। आपका अपना जेएनसी आपका इंतजार कर रहा है। फ्रंटल बोन टू पैराइटल। देखिए दो फ्रंटल बोन जो है इसके बीच के सूचर को हम क्या बोलते हैं? फ्रंटल सूचर। क्या बोलते हैं? फ्रंटल सूचर। उसके बाद में माय डियर यहां पर यदि हम बेबी की बात करें तो पैराइटल कितनी होती है? 2 होती है। पैराइटल कितनी होती है? 2 होती है। और एक जो पीछे दिख रहा है वो कौन सा है? ऑक्सीपिटल। कौन सा है? ऑक्सीपिटल। तो यह 5 बॉन्ड जो होती है ये बेबी में होती है। ये बेबी कंसिस्ट ऑफ 5 बॉन्ड, किसमें? स्कल में। और मैं आगे डिस्कस करूंगा अडल्ट की जब हम बात करें, अडल्ट कंसिस्ट ऑफ 22 बॉन्ड। दैट्स गेटिंग, और लिख दीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस माय डियर। ओके, हम फर्दर कैरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पर पुट किया है, मोस्ट ऑफ द बोन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स। ध्यान से पढ़िएगा, मोस्ट ऑफ द बोन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स आर लॉन्ग बोन while sacrum facial bone are categorized। इन्होंने बोला है अपर और लोअर लिम्स की मैक्सिमम बोन जो है, अपर और लोअर लिम्स की मैक्सिमम बोन मैंने क्लियरली पुट किया है। द मोस्ट ऑफ द बोन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स आर लॉन्ग बोन। देन while मतलब सैक्रम और फेशियल कौन से टाइप्स ऑफ बोन में आता है? शुक्रिया दीक्षा। सैक्रम और फेशियल बोन कौन सा टाइप्स ऑफ बोन है? मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि आपका जो स्पेशली मैं यदि बात करूं टाइप्स ऑफ बॉन्ड, वी हैव 5 टाइप्स की बॉन्ड होती है। फटाफट आंसर दीजिएगा। सुरेश, फ्लैट बॉन्ड नहीं होती माय डियर, फेशियल बॉन्ड से याद रखना जिसका कोई शेप, आकार और आकृति नहीं होती है, वो बॉन्ड जिसका कोई शेप, आकार और आकृति नहीं होती है, कौन सी बॉन्ड होती है? शाबाश, अब राइट आंसर आने लगा। इरेगुलर पे पहुंचे सभी, वेरी नाइस। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मैंने ऑप्शन पुट किए हैं, इरेगुलर बॉन्ड, फ्लैट बॉन्ड, शॉर्ट बॉन्ड, सिस्टेमोइड बॉन्ड। फंटास्टिक। आपने काफी बच्चों ने राइट आंसर दिया है, दैट इज अ इरेगुलर बॉन्ड। देखिए इरेगुलर बॉन्ड का मतलब होता है वो बॉन्ड जिसका कोई आकार नहीं होता है, शेप नहीं होता है, साइज नहीं होती है, दैट इज अ इरेगुलर बॉन्ड। आपके बॉडी में 2 इरेगुलर बॉन्ड होता है। फेस है, फेस की बॉन्ड का कोई साइज और शेप नहीं होता है। वही हम बात करें वर्टिबल कॉलम में जो वर्टिब्राज होता है वो भी सेम कंडीशन है। तो विच इज द राइट आंसर? इरेगुलर बॉन्ड। मैं शॉर्टली आपको बताना चाहूंगा कि 5 टाइप्स की बॉन्ड कौन कौन सी होती है, आपकी बॉडी में कौन सी बॉन्ड किसके अंडर आती है और कहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके फाइन, लेट्स सी। यहां मैंने क्लियरली पुट किया है टाइप्स ऑफ बॉन्ड की यदि हम बात करें, लॉन्ग बॉन्ड सबसे पहला एग्जांपल पुट किया। देखिए डियर, लॉन्ग बॉन्ड, और लॉन्ग बॉन्ड में एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम आता है लॉन्ग बॉन्ड के बारे में। मैं बताना चाहूंगा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में लॉन्ग बॉन्ड के बारे में। देखिए डियर, एवरीबॉडी नो फीमर को सब बोलते लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। टीबिया सबको पता है, फिबुला है, ह्यूमरस है, रेडियस है,
अल्ना है, क्लेविकल है। बट माय डियर, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि phalanges which type of bone, ये दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन, कि phalanges कौन सी बोन होगी, तो आपको आंसर क्या लिखना है, लॉन्ग बोन। आपको आंसर क्या लिखना है, लॉन्ग बोन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कमिंग एग्जाम कि विच इज द, कंप्लीटली पूछेंगे phalanges which type of bone। देखिए ये आपका हाथ है, that will be shoulder, this is a humerus, that is a radius, that is a ulna, that is a carpal, that is a metacarpal, और ये जो दिख रहा है this is the phalanges। ये कौन सी बोन है, phalanges। जैसे मैं बताना चाहूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 और 15। याद रखना थंब में कितनी है, 2। तो एक हाथ में phalanges कितना हुआ, 14। दोनों हाथ को मिला के कितना हुआ, 28। दोनों हाथ को मिला के कितना हुआ, 28। दिस बॉन कम अंडर लॉन्ग बॉन। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना। हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट बॉन की तरफ भागते हैं। दैट्स गेटिंग एवरीवन, ओके फाइन। नेक्स्ट, इरेगुलर बॉन ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। आपके पास इरेगुलर बॉन में 2 बॉन है, उसके बाद लॉन्ग बॉन। नेक्स्ट यदि हम देखें शॉर्ट बॉन, देखिए बहुत इजी है शॉर्ट बॉन को फाइंड आउट करना, इजीली हम डिटेक्ट कर सकते हैं। यहां में लिखा कार्पल है, मेटाकार्पल। देखिए डियर, कार्पल और मेटाकार्पल जो है ये कहां होगा, हैंड में, हैंड में होगा। और टार्सल और मेटाटार्सल कहां होगा, ये फुट में होगा, ये फुट में होगा। कार्पल, मेटाकार्पल, टार्सल, मेटाटार्सल, दीज आर द एग्जांपल ऑफ शॉर्ट बोन। देखिए रिस्ट जॉइंट है, दोनों रिस्ट के अंदर हम देखते हैं 8 + 8 कार्पल बोन होती है। देन उसके बाद में 1 2 3 4 5, दिस इज द मेटाकार्पल। वही एंकल में देखेंगे टार्सल देन मेटाटार्सल, टार्सल देन मेटाटार्सल। तो शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन के एग्जांपल ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूं। इरेगुलर बोन के यदि एग्जांपल पूछे तो आपको क्या लिखना था, फेशियल बोन, और दूसरा क्या लिखेगा, वर्टिब्रल कॉलम्स बोन। ये दोनों किस में आएंगे, इरेगुलर में। लॉन्ग बोन आपने देखा, लॉन्ग बोन याद रखिएगा, फीमर, टिबिया, फिबुला, मैं सब बताऊंगा आगे। फीमर, टिबिया, फिबुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, देन माय डियर क्लेविकल, और क्या था, phalanges। शॉर्ट बोन में कार्पल, मेटाकार्पल, टार्सल, मेटाटार्सल। ओके फैंटास्टिक। यदि हम फर्दर जाएं, ये 3 टाइप्स हो गए, हम 4th टाइप्स की यहां पर बात करें, फ्लैट बोन। काफी बच्चों ने आंसर फ्लैट बोन दिया था जो रॉन्ग था। फ्लैट बोन में कौन आ रहा है, स्टर्नम, रिब्स, स्कल, स्केपुला और इलियम। देखिए डियर, ये बोन जो होती है सेंटर ऑफ चेस्ट में, इसको स्टर्नम बोलते हैं। आगे मैं आपको स्टर्नम के बारे में सेपरेटली डिस्कस करूंगा। ये स्टर्नम होती है। देन स्टर्नम जब थोरेसिक केस बनाता है तो कौन जुड़ता है, साथ में रिब्स होता है। देन स्कल, स्कल में कौन कौन सी आती है, क्रेनियम। उसके अलावा स्केपुला, स्केपुला, देन इलियम। इलियम जो है ये पेल्विक बोन का पार्ट है, हिप बोन का पार्ट है इलियम। इन सभी बोन को हम क्या बोलते हैं, फ्लैट बोन। क्या बोलते हैं, फ्लैट बोन। देखिए लॉन्ग बोन का मतलब चौड़ाई की अपेक्षा लंबाई में अधिक हो, शॉर्ट बोन का मतलब लंबाई की अपेक्षा शॉर्ट हो, फ्लैट बोन, और दैट विल बी सिसेमोइड। 5th नंबर कौन सी है, सिसेमोइड। 5th नंबर कौन सी है, सिसेमोइड बोन। और सिसेमोइड में कौन आता है, पटेला और हायोइड बोन। 2 बोन आती है। पटेला, देखिए पटेला बोन कहां होती है, जहां नी होता है, और हायोइड कहां होती है, हम आगे पढ़ेंगे। हायोइड अकेली बोन होती है जो 2 अदर किसी बोन से नहीं जुड़ती है, दैट विल बी हायोइड बोन। तो ये 5 टाइप्स के एग्जाम यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि कितने टाइप्स की बोन होती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि कितने टाइप्स की बोन होती है, तो आपको आंसर क्या लिखना है, 5 टाइप्स की। लॉन्ग, शॉर्ट, इरेगुलर, फ्लैट, सिसेमोइड। लॉन्ग, शॉर्ट, इरेगुलर, फ्लैट, सिसेमोइड, 5 टाइप्स की बोन होती है। दैट्स गेटिंग एवरीवन, 5 टाइप्स की बोन होती है। और 5 टाइप्स में एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा phalanges वाला पूछा जाता है। phalanges कौन सा है, तो तुरंत आंसर क्या लिखोगे, लॉन्ग बोन। क्या लिखोगे, लॉन्ग बोन। ओके फाइन माय डियर। अब एक फर्दर एमसीक्यू पुट कर रहा हूं मैं आपको यहां पर। क्रेनियम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन। क्रेनियम, मैंने इमेज भी दिया है। क्रेनियम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन, और आपको फाइंड आउट करना है 6 8 14 22। फटाफट आंसर दीजिएगा।
क्रेनियम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन? 6, 8, 14, 22। दिशु 22 माय डियर स्कल होता है। फटाफट आंसर दीजिएगा। क्रेनियम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन? क्रेनियम कितनी बोन से मिलकर बना होता है? ऑलमोस्ट सही आंसर दे रहे हैं। जिन्होंने 8 लिखा है, दिस इज द राइट आंसर। पूजा आपने आंसर गलत दिया बेटा। 8 लिखा है, दिस इज द राइट आंसर। हम बात कर रहे हैं क्रेनियम का। क्रेनियम कितने बॉन्ड से मिलकर बना होता है? तो आपने आंसर बताया, दैट विल बी 8। शाबाश, वेरी गुड। देखिए हम पढ़ेंगे 8 कौन कौन सी बॉन्ड होती है। मैं बताना चाहूंगा शॉर्टली, यू कैन सी एवरीवन। 6 बॉन्ड जो है ईयर में होती है। 6 बॉन्ड जो है ईयर में होती है। एक ईयर में 3, दूसरे में भी 3, दोनों मिला के 6, उनको हम बोलते हैं ऑसिकल ऑफ ईयर। दूसरा 8 बॉन्ड क्रेनियम में होती है, 14 बॉन्ड फेस में होती है। 14 जो है फेस में, आपसे एग्जाम में पूछे हैं कि फेस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बॉन्ड, तो आपको आंसर क्या लिखना? 14। एग्जाम में पूछे हैं कि आपका फेस जो है कितनी बॉन्ड से मिलकर बना हुआ है, तो आंसर क्या लिखोगे? 14। और अडल्ट का स्कल कितने बॉन्ड से मिलकर बना हुआ है, तो आपको आंसर लिखना 22। आंसर लिखना 22। ओके फाइन। अब हम देखते हैं कि क्रेनियम में 8 बॉन्ड कौन कौन सी होती है। मैंने यहाँ इमेज भी पुट किया हुआ है, आप इस इमेज को देखोगे क्लियरली। देखिए ये जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? दैट विल बी ऑक्सीपिटल। ये जो बॉन्ड दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल बॉन्ड। दैट्स गेटिंग। ये जो दिख रहा है साइड से, ऑक्सीपिटल नंबर में कितनी होगी? 1। ये जो दिख रहा है दैट विल बी पैराइटल बॉन्ड। और पैराइटल नंबर में कितनी होती है? 2। पैराइटल नंबर में कितनी होती है? 2। यहां पर ये जो दिख रहा है ये फ्रंटल बॉन्ड है। और फ्रंटल बॉन्ड नंबर में कितनी होती है? 1। मैंने आपको बताया था कि न्यू बॉर्न में फ्रंटल 2 बताए थे। ये जो दिख रहा है टेम्पोरल बॉन्ड, कौन सी बॉन्ड है? टेम्पोरल बॉन्ड। और टेम्पोरल बॉन्ड जो है ये भी नंबर में कितनी होती है? 2। नंबर में कितनी होती है? 2। उसके बाद में यहां एक बॉन्ड दिख रहा है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं स्पीनोइड। क्या बोलते हैं? स्पीनोइडल बॉन्ड। ये नंबर में कितनी होती है? 1। नंबर में कितनी होती है? 1। देन यहां होती है इथेमोइडल जो बॉन्ड है, और वो भी नंबर में कितनी होती है? 1। नंबर में कितनी होती है? 1। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो आपका क्रेनियम कितनी बॉन्ड से मिलकर बना होता है? 8 बॉन्ड। क्रेनियम कितने बॉन्ड से मिलकर बना होता है? 8 बॉन्ड। दैट्स गेटिंग एवरीवन। अब आगे मैं आपको यहाँ मजेदार चीजें बताऊंगा। ये तो सिंपली बात हो गई क्रेनियम की बॉन्ड की। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर हम शॉर्टली आगे सूचर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके फाइन। क्लियरली आई वाज पुटिंग हियर ऑक्सीपिटल बॉन्ड। एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। ऑक्सीपिटल बॉन्ड को हम बोलते हैं फोरामिन मैग्नम। ये मैंने यहां पुट किया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो ऑक्सीपिटल बॉन्ड है, इस ऑक्सीपिटल बॉन्ड से फर्दर बैक साइड में जो कनेक्टेड होता है वो कौन होता है? वर्टिबल कॉलम। कौन होता है? वर्टिबल कॉलम। और वर्टिबल कॉलम की जो पहली बॉन्ड है, जिसको हम सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं, उस बॉन्ड का नाम है एटलस वर्टिब्रा। और जहां से एटलस वर्टिब्रा के अंदर स्पाइनल कॉर्ड एंटर होता है, तो उस छेद को हम क्या कहते हैं? फोरामिना। याद रखना, फोरामिन मैग्नम जो है ये क्रेनियम में जितने भी फोरामिन्स होते हैं उसमें सबसे बड़ा होता है। इसको हम लार्जेस्ट फोरामिन इन
क्रेनियल बोन बी कहते हैं, दैट विल बी लार्जेस्ट फोरामिन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फोरामिन मैग्नम कौन से क्रेनियल बोन को बोलते हैं, तो आपको आंसर लिखना ऑक्सीपिटल। आपको आंसर क्या लिखना है? ऑक्सीपिटल। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर सकते हो यदि एग्जाम में आता है। ओके फाइन, यहां पर हमने अलग अलग बॉन्ड्स को देखा, हमने अलग अलग बॉन्ड्स को यहां पर हमने देखा। अब फर्दर हम जाते हैं, शॉर्टली मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी हमने देखा क्रेनियम, अभी हमने देखा क्रेनियम। क्रेनियम कितनी बॉन्ड से मिलकर बना होता है? 8 बॉन्ड। कितनी बॉन्ड से? 8 बॉन्ड। अब यहां क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं बताना चाहूंगा। सपोज ये आपका क्रेनियम है, ये आपका क्रेनियम है और इसमें बॉन्ड कितनी बताई मैंने? 8। सबसे पहले आप देखिए यहां पर फ्रंटल बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड है? फ्रंटल बॉन्ड। हम साइड में देखेंगे तो कौन सी थी? टेम्पोरल। ये कौन सी बॉन्ड थी? टेम्पोरल। कौन सी बॉन्ड थी? टेम्पोरल। और वही बीच में हम देखेंगे तो दो कौन सी थी? पैराइटल। दो कौन सी थी? पैराइटल। और वही बैक साइड में यदि हम देखते हैं तो एक बॉन्ड जिसका नाम ऑक्सीपिटल। क्या नाम था? ऑक्सीपिटल। देन इथेमोइडल, देन स्पिनोइडल। ये क्रेनियम की 8 बॉन्ड मैंने आपको बताई, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्पिनोइडल और इथेमोइडल। Very nice, my dear. Now we are going to crossing 500 plus. Thank you so much, my dear, my loving nursing officers, for great response. For great response. ये आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ट्रस्ट है जेएनसी पे, ये जेएनसी टीम को और ऊर्जावान बनाता है। हम और मेहनत करेंगे और बेटर टू बेटर डिलीवर करेंगे आप लोगों के लिए। I salute you everyone. Thank you so much for trust on जेएनसी जोधपुर। देखिए हम बात कर रहे हैं क्रेनियम। अब मैंने ये डायग्राम क्यों पुट किया है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है सूचर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है सूचर। और सूचर जो है ये कहां होता है? बिटवीन क्रेनियल बोन। बिटवीन क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन के बीच के जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सूचर। क्रेनियल बोन के बीच के जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सूचर। अब ये सूचर जो है मेनली हम पढ़ते हैं 4 सूचर। फंडामेंटल्स आगे पढ़ेंगे 6। सूचर जो मेनली हम पढ़ते हैं 4 सूचर। कितने? 4 सूचर। देखिए माय डियर, ये 4 सूचर कौन कौन से होते हैं मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा यहां पर। सबसे पहले हम देखते हैं, ये आपकी फ्रंटल बोन है, ये दो पैराइटल है। फ्रंटल और पैराइटल दोनों के बीच में यहां पर आपको एक सूचर दिख रहा होगा, दैट इज अ कोरोनल सूचर। क्या बोलते हैं? कोरोनल सूचर। सिंपली मैं रिपोर्ट करूं, बिटवीन frontal and parietal bone कौन सा सूचर है? that will be coronal सूचर। कौन सा सूचर है? कोरोनल सूचर। एग्जाम का क्वेश्चन है। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे कि व्हाट इज द नेम ऑफ सूचर बिटवीन 2 पैराइटल और 1 फ्रंटल, तो आपको आंसर क्या लिखना है? कोरोनल सूचर। आपको आंसर क्या लिखना है? कोरोनल सूचर। ओके फंटास्टिक। वहीं यदि आपसे पूछें कि 2 पैराइटल के बीच में कौन सा सूचर, यू कैन सी एवरीवन, ये 2 पैराइटल के बीच का जो सूचर है उस सूचर को हम क्या बोलते हैं? सजाइटल सूचर। क्या बोलते हैं? सजाइटल सूचर। सजाइटल सूचर। यदि आपसे पूछें बिटवीन 2 पैराइटल, बिटवीन 2 पैराइटल बॉन्ड, तो आपको आंसर क्या लिखना होगा? सजाइटल। सजाइटल सूचर। आपको आंसर क्या लिखना? सजाइटल सूचर। क्वेश्चन एग्जाम आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 2 पैराइटल बॉन्ड के बीच के सूचर का नाम क्या है, तो आपको आंसर क्या लिखना? सजाइटल सूचर। क्या लिखोगे? सजाइटल सूचर। ओके फंटास्टिक। यदि हम फर्दर देखें, टेम्पोरल और पैराइटल, यहां पर भी आपको एक सूचर दिख रहा होगा बिटवीन टेम्पोरल और पैराइटल। बिटवीन टेम्पोरल और पैराइटल इस सूचर का नाम क्या है? स्क्वायमस सूचर। स्क्वायमस सूचर। यदि आपसे पूछे 3rd नंबर, बिटवीन पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन,
टेम्पोरल बोन कि कौन सा सूचर है, तो आपको आंसर क्या लिखना है, स्क्वायमस। स्क्वायमस सूचर, दिस इज ऑल्सो योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। स्क्वायमस सूचर, टेम्पोरल और पैराइटल बीच के सूचर को, शाबाश आप बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो बराबर। तो सूचर का नाम क्या है, स्क्वायमस सूचर। क्या बोलते हैं, स्क्वायमस सूचर। और यदि आपसे पूछे माय डियर कि व्हाट इज द नेम ऑफ सूचर बिटवीन ऑक्सीपिटल एंड पैराइटल, ऑक्सीपिटल और पैराइटल के बीच के सूचर को हम क्या बोलते हैं, दैट विल बी 4th नंबर पे आपसे पूछेंगे, बिटवीन पैराइटल बोन एंड ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल जिसको फोरामिन मैग्नम बोलते हैं, ऑक्सीपिटल बोन, इन दोनों बोन के बीच में कौन सा सूचर है, तो आपको आंसर लिखना लैम्डोइडल सूचर। क्या लिखोगे, लैम्डोइडल सूचर, लैम्डोइडल सूचर। देखिए अलग अलग क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लैम्डोइडल सूचर के बारे में भी क्वेश्चन आता है, स्क्वायमस सूचर के बारे में भी क्वेश्चन आता है, कॉरोनल और सजाइटल के बारे में भी क्वेश्चन आता है। होप आप इजीली इस चीज को समझ पा रहे होंगे। बिटवीन फ्रंटल और टू पैराइटल, फ्रंटल टू पैराइटल देयर इज अ कॉरोनल, दो पैराइटल के बीच में सजाइटल, टेम्पोरल और पैराइटल के बीच में स्क्वायमस, और पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में लैम्डोइडल सूचर। कौन सा, लैम्डोइडल सूचर। एक और चीज बताना चाहूंगा, सूचर जो है इट इज एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस एंड फिक्स जॉइंट। जब हम जॉइंट पढ़ेंगे, जॉइंट में 3 टाइप्स पढ़ेंगे, और तीनों में फर्स्ट टाइप जो है फाइब्रस या फिक्स जॉइंट। फाइब्रस और फिक्स जॉइंट का मतलब वो जॉइंट जो मूवमेंट नहीं करता है, वो जॉइंट जो मूवमेंट नहीं करता है, दैट मींस माय डियर कौन सा जॉइंट है, द जॉइंट बिटवीन क्रेनियल बोन, द जॉइंट बिटवीन क्रेनियल बोन। और क्रेनियल बोन के बीच के जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सूचर। क्रेनियल बोन के बीच के जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सूचर। दैट्स गेटिंग एवरीवन। ये बहुत ही रेयर और माइनर क्वेश्चन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर बच्चों को एनक्लेक्स का भूत सवार होता है और ये चीजें छूट जाती है। हमें ये भी पढ़ना और एनक्लेक्स भी पढ़ना, हम दोनों पढ़ेंगे, कहां छूटेगा। हम इमेज भी पढ़ेंगे, हम वीडियो भी पढ़ेंगे, कहां छूटेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिलेक्शन। तो माय डियर जेआईएनसी है तो मुमकिन है, तो हमको क्या चाहिए, सिलेक्शन। तो एक एक माइनर चीज को आपको नोट डाउन करना है। तो यहाँ पर सूचर कितने पढ़े आपने, 4। कौन कौन से समझ में आ गया होगा, होप ओके फाइन। अब हम फर्दर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पुट किया, न्यूबॉर्न कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी फंटानेस। फटाफट आंसर पुट करिएगा, न्यूबॉर्न कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी फंटानेस। मैंने फंटानेस के बारे में पुट किया है और मैंने आंसर लिखा है 2468। 2468 पुट आंसर एवरीवन। न्यूबॉर्न में कितने फंटानेल्स होते हैं, ये 2 लिखने वाले टोटली रॉन्ग है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, न्यूबॉर्न में कितने फंटानेल्स होते हैं, पुट आंसर फास्ट। 26 2 + 2 + 1 + 1 +। ओके फाइन माय डियर, मैक्सिमम बच्चों ने राइट आंसर दिया है और राइट आंसर होगा 6। राइट आंसर क्या होगा, 6। जिन्होंने 2 लिखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एंटीरियर और पोस्टीरियर ही पता है। मैं बताऊंगा 6 कौन कौन से होते हैं, कब क्लोज होते हैं, कहां होते हैं, आई विल डिस्कस एवरीथिंग। बट आज के बाद जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यू बॉर्न बच्चे में कितने फंडामेंटल्स होते हैं, आपको आंसर क्या लिखना है, 6। आपको आंसर क्या लिखना है, 6। वो दैट विल बी, आपको आंसर क्या लिखना है, टोटल 6 फंडामेंटल्स। ओके फाइन। ओके मैम, 6 फंडामेंटल्स जो है कौन कौन से, वो भी हम देखेंगे। आई वाज पुटिंग हियर 6 फंडामेंटल्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा एंटीरियर फंडामेंटल्स, डायमंड शेप का होता है, उसका दूसरा नाम है ब्रेगमा, और क्लोज होता है 1.5 ईयर से, 1.5 ईयर, 1.5 साल से। देखिए डियर, क्लोजर एट 1.5 ईयर, एंटीरियर फंडामेंटल्स, डायमंड शेप। यहां देखिए आप, अभी मैंने आपको स्कल डिस्कस किया था, ये आपका स्कल था,
ये आपका फ्रंटल बोन था, ये आपका टेम्पोरल बोन था, ये आपका पैराइटल बोन था, ये आपका ऑक्सीपिटल बोन था। दैट्स गेटिंग, ये ऑक्सीपिटल बोन था। यहां पर आपको दिख रहा होगा फ्रंटल और पैराइटल के बीच में, फ्रंटल और पैराइटल के बीच में ये जो फंडानेस दिख रहा है, इस फंडानेल को हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर फंडानेस। क्या बोलते हैं? एंटीरियर फंडानेस। एंटीरियर फंडानेस जो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्या क्या क्वेश्चन वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि फंडानेस के आपके बारे में नॉर्मली यदि फंडानेस के बारे में पता होगा तो हम लोग एब्नॉर्मलिटी को डिटेक्ट करने में इजी होगा। दैट विल बी एंटीरियर फंडानेस। अभी एंटीरियर फंडानेस को हम क्या बोलते हैं? डायमंड शेप। कैसा शेप होता है? दिस इज अगेन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। द शेप ऑफ एंटीरियर फंडानेस, आपको आंसर क्या लिखना है? डायमंड शेप। कभी कभी इसको क्या बोलते हैं? ब्रेगमा। क्या बोलते हैं? ब्रेगमा। ऑल्सो योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। फिर पूछते हैं कि क्लोज कब होता है? 1.5 ईयर, और कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है 18 मंथ। कंफ्यूज मत होना, कभी कभी 18 मंथ लिखा है और कभी कभी लिखा हुआ है सॉरी 18 मंथ और 1.5 ईयर। हाँ माय डियर, आपने पूछा है कि पोस्टीरियर फंडानेस क्लोज, बिल्कुल मैं बता रहा हूं, आप सब्र करें, मैं सारे एमसीक्यू जो आगे आते सब बताऊंगा, चिंता नहीं करें आप। तो एंटीरियर फंडानेस डायमंड शेप का होता है, हम इसको ब्रेगमा बोलते हैं। और क्लोज कब होता है? 1.5 ईयर। 1.5 ईयर, या हम बोल सकते हैं 18 मंथ। तो दिस इज योर एंटीरियर फंडानेस। गेटिंग एवरीवन? ओके फाइन। अब हम फर्दर जाते हैं, एंटीरियर के बाद में पोस्टीरियर, एंटीरियर के बाद में पोस्टीरियर फंडानेस। ट्राइंगल शेप का होता है और उसको हम लैम्डा बोलते हैं। और क्लोज कब होता है? 1.5 मंथ। 1.5 मंथ। देखिए यहां दो मजेदार चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा एंटीरियर और पोस्टीरियर में। अगेन फ्रंटल, अगेन टेम्पोरल, अगेन ऑक्सीपिटल, then that is the parietal, that is the parietal. यहां आपने पढ़ा anterior fundanus, that will be posterior fundanus, that will be posterior. अब posterior किसके बीच में आता है? parietal bone है, occipital है। तो दो parietal हो गया, एक क्या हो गया? occipital। दो parietal हो गया, एक क्या हो गया? occipital। ओके फाइन। अब यहां जो फंडानेस बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर फंडानेस। क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर फंडानेस। ओके फाइन। पोस्टीरियर फंडानेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल शेप। ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिकोणाकार, यू नो, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। जैसे नोज की बात करें, नोज का शेप कैसा होता है? ट्रायंगल। हम बात करें नोज, तो नोज का शेप कैसा होता है? ट्रायंगल शेप। आपका नोज की शेप का होता है? ट्रायंगल शेप। ओके फाइन। आपने सुना है लैरिंग्स? फेरिंग्स नहीं, लैरिंग्स। लैरिंग्स, लैरिंग्स का शेप कैसा होता है? ट्रायंगल शेप होता है। लैरिंग्स भी त्रिकोणाकार होता है, तीन भुजाओं का होता है। तो ट्रायंगल शेप किसका हुआ? लैरिंग्स का भी हुआ, नोज का भी हुआ। यहां हम किसकी बात करें? पोस्टीरियर फंटानेल्स। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये दैट्स अ पोस्टीरियर फंटानेल। ओके फाइन। क्लोजर मैंने लिखा 1.5 मंथ। 1.5 मंथ में कितने वीक्स होंगे? 1.5 मंथ में वीक्स कितने होंगे? फटाफट साहब बस। तो इसलिए कब क्लोज होगा? 6 to 8 वीक्स। देखिए 1.5 साल 1.5 महीना। एंटीरियर 1.5 ईयर, पोस्टीरियर 1.5 मंथ, पोस्टीरियर 1.5 मंथ। ओके फाइन। ये तो बात होगी जो सभी ने दो 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 पुट किए उन लोगों के लिए जिन्होंने राइट आंसर दिया था 6। डिस्कस करते हैं फर्दर कौन कौन से 4 और बच गए। फर्दर कौन कौन से 4 और बच गए? हियर यू कैन सी एंटीरियोलेटरल, एंटीरियोलेटरल स्फीनोइडल या एंटीरियर फंटानेल्स, इवन posterior lateral mastoid और we can say posteriorly fontanelles। मैं बताना चाहूंगा इन दोनों के बारे में शॉर्टली। ये दोनों जो है, एक तो ये दोनों जो पेयर्स में होते हैं, ये दोनों जो है ये पेयर्स में होंगे। किसमें होंगे? पेयर्स में होंगे। ये दोनों जो है ये पेयर्स में होंगे। पेयर्स का मतलब जोड़ी। देखिए डियर, अगेन मैं पुट कर रहा हूं, ये आपका स्कल बोन, सॉरी क्रेनियम, ये आपका फ्रंटल, ये आपका टेम्पोरल, फोकस हियर, टेम्पोरल, देन पैराइटल,
then occipital, then my dear sphenoid bone. कौन सा sphenoid? then ichthyoid. हमने देखा क्रेनियम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन? 8 बोन. क्रेनियम में कितनी बोन होती है? 8 बोन. मैंने यहां पर 8 देखिए, फ्रंटल है, 2 टेम्पोरल है, 2 पैराइटल है, 1 ऑक्सीपिटल है, और आगे आपके स्फीनोइडल है और इथेमोइडल. दैट्स गेटिंग. अब एंटीरियो लेटरल देखिए, एंटीरियर का मतलब आगे, लेटरल का मतलब साइड. एंटीरियर का मतलब आगे, लेटरल का मतलब साइड. ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये जो पोर्शन दिख रहा है, दैट विल बी एंटीरियो लेटरल. एंटीरियर मतलब आगे, साइड का मतलब लेटरल. देन ये जो पोर्शन दिख रहा है, दैट इज अ पोस्टीरियर मतलब पीछे, और इसको क्या बोलते हैं? पोस्टीरियो लेटरल. क्या बोलेंगे? पोस्टीरियो लेटरल. अब आपको देखना है, आगे 2 हो गए, पीछे 2 हो गए, 4, एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर. नंबर में कितने हो गए? 6. नंबर में कितने हो गए? 6. अब मैं यहां पुट करना चाहूंगा, ये जो पोर्शन दिख रहा है, यू कैन सी एवरीवन, ये जो पोर्शन दिख रहा है और ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये है एंटीरियो लेटरल, ये भी है एंटीरियो लेटरल. एंटीरियो लेटरल, एंटीरियो लेटरल, ये दोनों क्या? एंटीरियो लेटरल. दूसरी बात, अब एंटीरियो लेटरल जो है, कौन कौन सी बोन के बीच में आ रहा है? फ्रंटल आ रहा है, पैराइटल आ रहा है, टेम्पोरल आ रहा है, स्फीनोइड आ रहा है. फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, स्फीनोइडल. अब मैंने क्या पुट किया है? एंटीरियरली है, इसका नाम स्फीनोइडल बोल सकते हो, एंटीरियो लेटरल बोल सकते हो. किस किस के बीच में? स्फीनोइड बॉन, पैराइटल बॉन, टेम्पोरल बॉन, फ्रंटल बॉन. और ये भी कब क्लोज होता है? 6 मंथ आफ्टर बर्थ. 6 मंथ आफ्टर बर्थ. गेटिंग एवरीवन? बर्थ के 6 महीने बाद, बर्थ के 6 महीने बाद. बहुत बढ़िया निर्मा भगवती, आप बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया. ओके फाइन. दूसरा मैंने कहा पोस्टीरियो लेटरल. अब इसी इमेज में आप देखेंगे, ये बैक साइड का पोर्शन है, ये भी बैक साइड का पोर्शन है. इसको भी क्या बोलेंगे? पोस्टीरियो लेटरल. इसको भी क्या बोलेंगे? पोस्टीरियो लेटरल. पोस्टीरियो लेटरल किस किस के बीच में आ रहा है? टेम्पोरल है, पैराइटल है, ऑक्सीपिटल है. यहां पर कौन आ जाता है? मास्टोइड प्रोसेस. कौन आ जाता है? मास्टोइड प्रोसेस. अगेन ऑक्सीपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल और मास्टोइड प्रोसेस. तो हम इसका नाम क्या रख दिया? मास्टोइड फंटानेल या पोस्टीरियो लेटरल, या पोस्टीरियो लेटरल. बिटवीन टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल और पैराइटल बॉन. और ये कब क्लोज होता है? नेक्स्ट 6 to 18 मंथ आफ्टर बर्थ. 6 to 18 मंथ आफ्टर बर्थ. तो आज के बाद आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे. तो माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, आप आंसर क्या देंगे? न्यूबॉर्न कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी फंटानेस? 6 फंटानेस. 6 फंटानेस. 2 पेयर में होते हैं, 2 सिंगल है. एंटीरियर पोस्टीरियर सभी को पता है. पेयर में एंटीरियो लेटरल, पोस्टीरियो लेटरल. एंटीरियो लेटरल है स्फीनोइडल, उसका दूसरा नाम है, और पोस्टीरियो लेटरल का दूसरा नाम है मास्टोइड फंटानेस. एंटीरियो लेटरल जो है क्लोज कब हो रहा है? 6 मंथ. पोस्टीरियो लेटरल कब क्लोज हो रहा है? 6 to 18 मंथ. दैट्स गेटिंग एवरीवन? ओके, फंटास्टिक. फर्दर चलते हैं. ये तो बात हो गई फंटानेल्स की. नेक्स्ट है एंटीरियो लेटरल फंटानेल्स. अब मैंने इसी में से क्वेश्चन पूछा आपसे कि आपको याद रहता कि नहीं रहता. फटाफट आंसर दीजिएगा. एंटीरियो लेटरल फंटानेल्स क्लोज एट 1.5 year, at 6 month after birth, at 6 month after birth. Okay, fine. देन सी में लिखा मैंने 1.5 मंथ और डी में लिखा है 6 to 18 मंथ. फटाफट आंसर दीजिएगा. मैंने पूछा एंटीरियो लेटरल, एंटीरियो लेटरल आगे वाला. एंटीरियो लेटरल का दूसरा नाम क्या बताया आपको? स्फीनोइडल फंटानेल्स. क्या बताया? स्फीनोइडल फंटानेल्स. शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. इसका मतलब आप सभी का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत सुपर्ब है. तो आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा दूर नहीं है. वेरी गुड, वेरी गुड, फंटास्टिक. तो विच इज द राइट आंसर? दैट इज द 6 मंथ आफ्टर बर्थ. तो ये बात होगी फंटानेल्स की. 6 होते हैं. कौन कौन से होते हैं? कब कब क्लोज होते हैं? डायमंड शेप कौन होता है? ट्रायंगुलर शेप कौन होता है? ब्रेगमा कौन होता है? लैम्डा कौन होता है? ओके फाइन, ओके फाइन. नाउ वी आर गोइंग टू फर्दर.
मैंने आंसर भी साथ में पुट किया यहां पर। An infant which is the most significant sign of increased intracranial pressure, तो आप बहुत लकी हो, आंसर भी साथ में आगे बल्जिंग फंडालिस। मैं आगे बताना चाहूंगा एब्नॉर्मलिटीज क्या क्या होती है फंडालिस की, बट याद रखना इन्फेंट में आईसीपी बढ़ने का सिग्निफिकेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा? बल्जिंग फंडालिस। बल्जिंग मतलब उठा हुआ, बल्जिंग फंडालिस। That's easy to remember। मैं बताना चाहूंगा बल्जिंग किस में होते हैं, डिप्रेस किस में होते हैं, एनलार्ज किस में होते हैं। बिल्कुल अनमोल, मैं डिप्रेस की बात करूंगा, डिहाइड्रेशन और माल न्यूट्रिशन हम पढ़ेंगे आगे। थैंक यू विनोद, थैंक यू सो मच माय डियर विनोद। एंड इन इन्फेंट विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, आपको आंसर क्या लिखना? बल्जिंग फंडालिस। ओके फाइन। अब आप फर्दर देखेंगे डिजीज कंडीशन। मैंने एक इमेज पुट किया है और उस इमेज को देख के बताना है कि इसमें फंडालिस कैसा है, डिप्रेस है, बल्ज है, एनलार्ज है। डिप्रेस है, बल्ज है, एनलार्ज है। पुट एवरीवन। या 500 क्रॉस, थैंक यू सो मच मुकेश। फाइंड आउट करिएगा फटाफट ये कौन सा फंडालिस है। बल्जिंग। वेरी नाइस, सुपर। मैंने पुट कर दिया है। ये फंडालिस में कौन सा फंडालिस दिख रहा है? दैट विल बी बल्जिंग। वेरी गुड। अब यहां एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि ये बल्जिंग फंडालिस किस कंडीशन में डिटेक्ट होता है। यदि आपसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो तुरंत आपको बल्जिंग का मतलब होता है उठा हुआ, बल्ज का मतलब होता है उठा हुआ, तो तुरंत देख के बताना है ये कौन सा फंडालिस है, बल्जिंग। कौन सा फंडालिस है? बल्जिंग। ओके फाइन। फर्दर आप देखें क्या इंडिकेट कर इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। आईसीपी बढ़ने को इंडिकेट करता है, और आईसीपी बढ़ने के यहां पर क्या क्या कॉज होंगे वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। आईसीपी बढ़ने को इंडिकेट करता है बल्जिंग फंडालिस, और आईसीपी बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? एंसेफेलाइटिस। देखिए डियर, एंसेफेलाइटिस की यदि हम बात करें, एंसेफेलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन into brain, that is encephalitis। ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? एनसीफेलोन। ब्रेन का दूसरा नाम होता है एनसीफेलोन। और इसी एनसीफेलोन में इन्फ्लेमेशन हो जाता तो एनसीफेलाइटिस, कभी-कभी एंकेफेलाइटिस बोलते हैं। थैंक यू अर्जुन। तो दैट विल बी ब्रेन जो है उसमें इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होगा, एनसेफेलाइटिस होगा, और एनसेफेलाइटिस की वजह से ये इमेज क्या इंडिकेट करा? पुट फास्ट एवरीवन। टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम आ गई है। गेटिंग लैपटॉप में देखिए साथ। इस इमेज को देख के आप बताइएगा, सॉरी थोड़ा टेक्नोलॉजिकल जो भी इश्यूज आ रहा है हम उसको मिनिमाइज कर रहे हैं। आपके सामने मैंने एक इमेज पुट किया और इस इमेज को देख के बताना है ये कौन सा है, बल्ज है, डिप्रेस है या एनलार्ज है। बल्ज है, डिप्रेस है या एनलार्ज है। फाइंड आउट एवरीवन। यहां पर कुछ दिख रहा है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है? फटाफट लिखिएगा। दैट इज सनकन और डिप्रेस। देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा ये फंडालिस अंदर की ओर गया हुआ है, अंदर की ओर गया, उसको हम सनकन का मतलब धसा हुआ, डिप्रेस हुआ, छोटा सा, दैट इज सनकन और डिप्रेस। मैंने बल्जी की बात की, कभी कभी एग्जाम में पूछा था सनकन और डिप्रेस किस में होता है? डिहाइड्रेशन और माल न्यूट्रिशन। माय डियर, दिस इज अगेन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन कि दिस इज द डिप्रेस और सनकन। यहां आप देखेंगे फंडालिस जो अंदर की ओर गया हुआ है, ये क्या इंडिकेट करता है? ये डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करता है, ये माल न्यूट्रिशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि सनकन और डिप्रेस फंडालिस क्या इंडिकेट करता है। तो आपको आंसर क्या लिखना है? डिहाइड्रेशन। आपको आंसर क्या लिखना है? डिहाइड्रेशन। जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है, मैं जैसे बताना चाहूंगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम देखते हैं तो 25 से 30 एमसीक्यू रिपीट होते हैं, और मैं हर टॉपिक में आपको बताऊंगा कहां रिपीट होते हैं, कौन सा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। होप दैट विल बी गेटिंग एवरीवन कि सनकन और डिप्रेस किसमें होता है? डिहाइड्रेशन। और दूसरा किसमें होता है? माल न्यूट्रिशन। दूसरा किसमें होता है? माल न्यूट्रिशन। ओके फाइन, फर्दर जाते हैं हम लोग। मैंने एक और इमेज पुट किया है,
इस इमेज को देख के बताएं, यहां पर आपको दो बॉन के बीच में, ये आपकी जो बॉन दिख रही है फ्रंटल बॉन है, ये पैराइटल बॉन है, ये जो दिख रही है सूचर्स है, और ये बड़ा सा स्पेस दिख रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है? राइट फास्ट, शाबाश शाबाश सर, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल बिल्कुल दिखाई देगा, कैरी ऑन करिए, कीप इट अप कीप इट अप, एनलार्ज 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 ब्रेगमा, ओके ब्रेगमा है, बट मैं यहां बात कर रहा हूं फंटानेल्स के बारे में। हमने सनकन देखा, हमने डिप्रेस देखा, हमने बल्जिंग देखा, एनलार्ज एनलार्ज। प्रतिमा डिहाइड्रेशन में डिप्रेस होता है, शुक्रिया। फटाफट पुट करिएगा सभी लोग, आंसर पुट करिएगा इमेज देख के कि आपको इस फंटानेल्स में क्या लग रहा है। ओके फाइन, ऑलमोस्ट आप सभी ने आंसर जो दिया है दैट इज द राइट आंसर, एनलार्ज। देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा, दोनों फ्रंटल बोन के बीच में दिख रहा होगा फ्रंटल सूचर है, इधर आप देखोगे, सॉरी नॉट फ्रंटल सूचर, ये आपकी फ्रंटल बोन है, ये जो दिख रहा है दैट इज द कोरोनल, दोनों पैराइटल के बीच में दिख रहा है सजाइटल सूचर, और ये जो स्पेस दिख रहा है दैट विल बी इंडिकेटिंग एनलार्ज फंटानेल्स। अब एनलार्ज किस किस में होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एनलार्ज जो है किस किस में होता है, इंडिकेट करता है डाउन सिंड्रोम। कल मैंने आपको बताया था एब्नॉर्मलिटी ऑफ क्रोमोसोम्स बताया था, डाउन सिंड्रोम है जिसको हम ट्राइसोमी 21 बोलते हैं। क्वेश्चन आता कि एनलार्ज फंटानेल्स किसमें होता है, आपको सीधा आंसर क्या लिखना है, डाउन सिंड्रोम। ओके फाइन, इसके अलावा हाइड्रोसिफिलस में बल्ज भी होगा। इसके अलावा इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन आईयूजीआर वाले बच्चों में होता है। इवन माय डियर, इसके अलावा प्रीमेच्योर बर्थ ऑफ बेबी होगा, उसका भी फंटानेल्स क्या होगा, एनलार्ज होगा। फंटानेल्स क्या होगा, एनलार्ज होगा। तो डाउन सिंड्रोम है, हाइड्रोसिफिलस है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है और प्रीमेच्योर बर्थ है। ये चार वो एब्नॉर्मलिटीज है, वो चार वो कंडीशन है। उन कंडीशन में यदि आप फंटानेल्स को देखोगे कैसा मिलेगा, एनलार्ज मिलेगा। कैसा मिलेगा, एनलार्ज मिलेगा। तो तीन एब्नॉर्मलिटीज आपने देखा, पहला था बल्जिंग फंटानेल्स, दूसरा था डिप्रेस सनकन, और तीसरा आपके पास है एनलार्ज। ओके फाइन, नेक्स्ट आता फेस कंसिस्ट ऑफ। देखिए ये मजेदार क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है। फेस कंसिस्ट ऑफ, फेस जो है कितनी बॉन्ड से मिलकर बना होता है, मैं ऑप्शन भी पुट कर रहा हूं, 8, 25, 14 और 22। बट जहां आप हैं वहां जैन सी रहे। हाँ थोड़ा बफरिंग हो रहा है, इसको हम ठीक कर रहे हैं साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल इसको ठीक किया जा रहा है, टेक्निकल एरर की वजह से कभी कभी ऐसा होता है। आई थिंक कैरी हो चुका होगा। ओके ओके माय डियर, थैंक यू सो मच। फेस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बॉन्ड, 8, 25, 14 और 22। आप सभी ने जो आंसर दिया वो 14। क्या आंसर दिया, 14। मैं शॉर्टली बताना चाहूंगा 14 बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनते हैं। इधर आप देखिए फटाफट, फेस की बात करें, जाइगोमेटिक 2 बॉन्ड्स होती है, नेजल बॉन्ड 2 बॉन्ड्स होती है, देन लेक्राइमल 2 बॉन्ड्स होती है, इंफीरियर नेजल कॉन्चा 2 बॉन्ड्स होती है, वोमर 1 बॉन्ड्स होती है, मैक्सिला 2 बॉन्ड्स होती है, मैंडिबल 1 बॉन्ड्स होती है, और इवन पैलेटाइन 2 बॉन्ड्स होती है। इन 14 बॉन्ड से मिलकर क्या बनता है, फेस बनता है। क्या बनता है, फेस बनता है। मैं यहां डिस्कस करना चाहूंगा इन 14 बॉन्ड में से किस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, किस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है। शाबाश शाबाश हनुमान चौधरी, बहुत अच्छा लिख रहे हैं माय डियर, बहुत अच्छा लिख रहे हो आप। इंफीरियर नेजल कॉन्चल्स के आगे मैंने लिखा स्क्रॉल शेप बॉन्ड। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन, इसको हम स्क्रॉल शेप बॉन्ड बोलते हैं। दैट इज अ स्क्रॉल शेप।
देखिए स्क्रॉल का मतलब कैसा होता है, रोलिंग। आप लोगों ने राजा महाराजाओं की कोई मूवी देखी होगी, उसमें कोई लेटर आता है तो लेटर को जब खोलते हैं तो स्क्रॉल होता है, फिर उसको ओपन किया जाता है। उसी तरीके से स्क्रॉल शेप, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि स्क्रॉल शेप कौन कौन सी होती है, तो आपको आंसर लिखना है इंफीरियर नेजल कॉन्चा। क्या लिखना है? इंफीरियर नेजल कॉन्चा। शाबाश। उसके बाद फर्दर यदि अपन देखें क्या क्वेश्चन बन सकता है फेशियल बोन पे, लेक्राइबल बोन जो है फिंगर नेल साइज का होता है, इसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट बोन ऑफ फेस। क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट बोन ऑफ फेस। देखिए डियर, एक और क्वेश्चन यहां पर बना एग्जाम की पर्पज ऑफ व्यू से, फिंगर नेल मतलब ये जो फिंगर का नेल होता है, फिंगर नेल आकार का, फिंगर नेल आकार का क्या होता है? लेक्राइमल बोन होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट बोन ऑफ फेस। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। फेस में सबसे छोटी बोन कौन सी होती है? तो आपको आंसर क्या लिखना है? लेक्राइमल। क्या लिखना है? लेक्राइमल। ओके फाइन। उसके अलावा फर्दर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं फेशियल बोन पे? जाइगोमेटिक, आप सभी को पता है, जिसको हम चीक बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीक बोन। दिस इज योर चीक, दैट इज योर जाइगोमेटिक। बोन का प्लेसमेंट भी जानना जरूरी है। पता चला आपसे पूछा कि जाइगोमेटिक, आप बोले यहां पर, आपसे पूछा फीमर, आप बोले यहां पर। प्लेस जानना बहुत जरूरी है, जगह जानना बहुत जरूरी है कि बोन कहां प्लेस होता है, क्योंकि आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे फ्रैक्चर, उसमें बहुत सारे डिजीज कंडीशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तो अलग अलग फ्रैक्चर्स वहां पर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर पढ़ेंगे, तो बहुत जरूरी है। ओके फाइन। जाइगोमेटिक ऑल्सो नाउन एज चीक बोन। क्या बोलते हैं? चीक बोन। फर्दर एक क्वेश्चन बनता है पैलेटाइन बोन, जो एल शेप का होता है। पैलेटाइन जो बोन है वो किस शेप का होता है? एल शेप। ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। पैलेटाइन बोन का शेप एग्जाम में पूछा था, तो आपको लिखना है एल शेप। इसके अलावा मैंडिबल बहुत इंपॉर्टेंट है फेस के बोन के अंदर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मैंडिबल बोन, देखिए डियर, मैंडिबल को हम बोलते हैं मूवेबल बोन इन स्कल। स्कल में बोन कितनी थी? 22 थी। स्कल में बोन कितनी थी? 22। इस 22 में कौन कौन सी थी? 8 क्रेनियम था, और 14 क्या थी? फेस की बोन थी। 8 क्रेनियम की बोन और फेस की चौदह मिलकर कितनी बनती है? 22। और 22 बोन कौन सी होती है? स्कल की। और स्कल के अंदर सिर्फ एक ही मूवेबल बोन होती है। आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था, क्रेनियम के बोन के बीच के जॉइंट को क्या बोलते हैं? सूचर। क्या बोलते हैं? सूचर बोलते हैं। यहां पर मैंने कहा मूवेबल बोन ऑफ स्कल, एग्जाम में पूछेंगे, आपको आंसर क्या लिखना है? मैंडिबल। दूसरा, फेस में सबसे लार्जेस्ट बोन, फेस में सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सी होगी? तो भी आंसर क्या लिखना? मैंडिबल। और तीसरा क्वेश्चन आता है हैवीएस्ट बोन ऑफ फेस, फेस में सबसे हैवी बोन, तो भी मैंडिबल, क्योंकि जब भी हम मास्टिकेट करते हैं तो कौन सी बोन मूवमेंट करती है? मैंडिबल। कौन सी बोन मूवमेंट करती है? मैंडिबल। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस से इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेस की बोन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंडिबल पे पूछा जाता है, जिसको आप लोअर जो बोल सकते हो, जबड़ा बोल सकते हो। तो एक पूछेंगे मूवेबल बोन इन स्कल, तो आपको आंसर मैंडिबल लिखना है। आपसे पूछे लार्जेस्ट फेशियल बोन, तो भी आंसर मैंडिबल लिखना है। आपसे पूछे हैवीएस्ट बोन, तो भी आंसर क्या लिखना है? मैंडिबल। क्या लिखना है? मैंडिबल। ओके फाइन। और क्या क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं? तो फेशियल बोन के इतने क्वेश्चन जो बनते हैं हमने डिस्कस किया। मैंने आपको क्लियरली बताया था फेशियल बोन जो 14 होती है, कौन कौन सी 14 होती है, वो भी हमने डिस्कस किया। ओके फाइन। नेक्स्ट आता है थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ, थोरैक्स कितनी बोन से मिलकर बना होता है? फटाफट आंसर पुट करिएगा। थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन? थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन? आप आंसर पुट करिएगा फटाफट कि थोरैक्स में कितनी बोन्स होती है, थोरैक्स में कितनी बोन्स होती है? पुट एवरीवन। आपके थोरैक्स में कितनी बोन पाई जाती है? फटाफट आंसर लिखिएगा। थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन? शाबाश। I was putting here 26, 25, 14, 22. 25, 25, 25. Keep it up. शाबाश। एक स्टर्नम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। 25, 25, 12 pair of ribs, एक sternum. Anjali, very good, my dear. Almost they are giving right answer. Superb answer. Okay, fine. We are going to see. आपका आंसर बिल्कुल absolutely correct है. That is a 25 bone. That is a 25 bone. देखिए, मैं शॉर्टली आपको बताना चाहूंगा इस पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पर्पज ऑफ व्यू से।
आपने देखा थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ 25 बॉन्ड। सपोज उसमें एक तो आपकी है स्टर्नम, एक आपकी बोन है स्टर्नम बोन। कौन सी बोन है? स्टर्नम। दिस इज द स्टर्नम। ये जो बोन दिख रही है, इस बोन को हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम। स्टर्नम। और स्टर्नम बोन को और किस नाम से हम जानते हैं? दैट इज द ब्रेस्ट बोन। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्रेस्ट बोन किसको बोलते हैं? दैट वी कैन से स्टर्नम। बिल्कुल अनमोल, बहुत बढ़िया माय डियर, आप हिंदी को भी बहुत अच्छे से लिख रहे हो। तो दैट विल बी ब्रेस्ट बोन। तो स्टर्नम नंबर में कितनी हो गई? स्टर्नम जो है नंबर में कितनी होगी? एक। नंबर में कितनी होगी? एक। ये जो स्टर्नम बोन है, इस स्टर्नम बोन का ये जो पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं? मेनुब्रियम। इसको हम क्या बोलते हैं? मेनुब्रियम। ये जो हिस्सा, इसको बोलते हैं क्लेविकुलर नोच। क्लेविकुलर नोच दोनों तरफ है, इधर भी है इधर भी है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि थोरैक्स जो 25 बोन से मिलकर बना होता है, उसमें स्टर्नम का ऊपर वाला हिस्सा मेनुब्रियम हो गया और नीचे वाले को बोलते हैं जिफॉइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं? जिफॉइड प्रोसेस। बहुत सारे एमसीक्यू मिलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस से। दैट विल बी जिफॉइड प्रोसेस। तो दिस इज द स्टर्नम। अब माय डियर, स्टर्नम के साथ में 12 पेयर्स रिब्स जुड़ी होती है। स्टर्नम के साथ में ये तो आपकी बोन जो है इस तरफ भी हो गई, इस तरफ भी हो गई। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लेविकल। क्या बोलते हैं? क्लेविकल। या हम इसको क्या बोलते हैं? कॉलर बोन। कॉलर बोन। या हम इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन। क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन। या हम इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल बोन। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। चार नाम है, हॉरिजेंटल, क्लेविकल, कॉलर, ब्यूटी बोन। दिस इज योर क्लेविकल, कॉलर, ब्यूटी बोन, और जिसको हम हॉरिजेंटल बोन भी बोलते हैं। दैट्स गेटिंग एवरीवन। हम बात करें थोरैक्स की, और थोरैक्स में बोन कितनी देखी आपने? 25। कितनी देखी? 25। ओके माय डियर, अब हम स्टर्नम से कनेक्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7। 7 इस तरफ है और 7 इस तरफ है। ये जो 7 दोनों तरफ दिख रहा है, 7 राइट साइड में है और 7 लेफ्ट साइड में। देखिए डियर, ये जो 1 से 7 है, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स। क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स। इसको हम कहेंगे ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स। क्या कहेंगे? ट्रू रिब्स। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हम ट्रू रिब्स किसको कहेंगे? तो माय डियर 1 to 7 रिब्स को क्या कहेंगे हम लोग? ट्रू रिब्स। ओके फाइटिंग। अब एक और बात आपको बताना चाहूंगा, आपके स्टर्नम से सिर्फ 7 बोन ही कनेक्टेड होती है। आपके स्टर्नम से 7 बोन ही जुड़ी होती है। 8 9 10 ईच अदर होगा, एक दूसरे से जुड़ी होगी। आप इस पिक्चर में देखिएगा, यह आपका है 8, यह आपका है 9, यह आपका है 10। इधर भी आप देखोगे 8 9 और 10। दैट मीन्स माय डियर 8 9 और 10, इनको क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स। क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स। 8 9 और 10 को हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स। एग्जाम में पूछा जा सकता है ट्रू रिब्स कौन सा होता है, फॉल्स रिब्स कौन सा होता है। 8 9 10, प्रिया 8 9 10 को बोलेंगे माय डियर। 8 9 10, आपने एक यहां मिस कर दिया, 7 to 9 लिखा, 10 मिसिंग है आपका। 8 9 10 को हम क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स। यहां तक सबको समझ में आया? अब आता है 11 तो 12। अब जो आता है 2 रिब्स और आता है, एक आता है 11, एक आता है 12। 11
12th 11 नंबर और 12 नंबर। माय डियर 11th और जो 12th रिप्स होता है, 11th और जो 12th रिप्स होता है उसको हम फ्लोटिंग रिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिप्स। इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग्स, फ्लोटिंग रिप्स, फ्लोटिंग रिप्स। आपसे एग्जाम में पूछेंगे ट्रू रिप्स कौन सा होता है, फॉल्स रिप्स कौन सा होता है, फ्लोटिंग रिप्स कौन सा होता है, तो आप इजी आंसर दे सकते हैं। अगेन आप कंफ्यूज नहीं हो मेरे बच्चों, कंफ्यूज नहीं हो। 1 to 7 ट्रू रिप्स है, 8 9 10 फॉल्स रिप्स है, देन फ्लोटिंग रिप्स है। अब यहां एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन आता है, यदि किसी पर्सन को एक फ्लोटिंग रिप्स एक्स्ट्रा आ जाए तो उसको गॉरिला रिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉरिला। दैट इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन कि यदि फ्लोटिंग जो 2 है एक एक्स्ट्रा आ जाए तो क्या बोलते हैं? गॉरिला। क्या बोलते हैं? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है मेरे बच्चों। ये बताना चाहूंगा आपको, यदि फ्लोटिंग एक एक्स्ट्रा आ गया, दैट विल बी एक्स्ट्रा फ्लोटिंग इज नाउन एज गॉरिला रिप्स। एक्स्ट्रा फ्लोटिंग रिप्स को क्या बोलते हैं? गॉरिला। गॉरिला रिप्स। क्या बोलते हैं? गॉरिला रिप्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यदि फ्लोटिंग एक एक्स्ट्रा आ जाए तो हम किस नाम से प्रोनाउंस करेंगे? गॉरिला रिप्स। क्या बोलते हैं? गॉरिला रिप्स। ओके फाइन माय डियर, ये जो यहां पर मैंने पुट किया थोरेसिक केज है। क्या है? थोरेसिक केज। अब क्या होता है, आपने देखा 12 पेयर, 12 पेयर तो क्या था? रिप्स था। क्या था? रिप्स था। अब इन 2 रिप्स के बीच की स्पेस की हम बात करें, 2 रिप्स के बीच की स्पेस की बात करें तो स्पेस को बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। क्या बोलेंगे? इंटरकोस्टल स्पेस। द स्पेस बिटवीन 2 रिप्स, द स्पेस बिटवीन 2 रिप्स वी कैन से इंटरकोस्टल स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल स्पेस। और इंटरकोस्टल स्पेस जो है ये नंबर में कितने होंगे? 11। नंबर में कितने होंगे? 11। आपसे पूछेंगे कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिप्स, तो आपको लिखना 12 पेयर्स। क्या लिखना? 12 पेयर्स। हाउ मेनी इंटरकोस्टल स्पेस, आपको कितना लिखना? 11। क्या लिखोगे? 11। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो स्पेस कितने? 11। और रिप्स कितनी है? 12 पेयर। रिप्स कितनी है? 12 पेयर। दैट्स गेटिंग एवरीवन। ये था थोरेक्स। यहां पर 3-4 एमसीक्यू मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ये जो इंटरकोस्टल स्पेस है, इंटरकोस्टल स्पेस की हम बात करें, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, देन सेवंथ, 8 9 10 और 11। 10 और 11। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हाँ बिल्कुल 1.5 रहता है इसकी साइज। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि यदि लिवर सिरोसिस का पेशेंट है, क्वेश्चन सुनिएगा मेरा, लिवर सिरोसिस का पेशेंट है आपके पास में, यदि लिवर सिरोसिस का पेशेंट है, पेशेंट को जो है लिवर सिरोसिस है और लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट को लिवर बायोप्सी होना है। क्या होना है? लिवर बायोप्सी। तो कौन से इंटरकोस्टल स्पेस से लिवर बायोप्सी कंडक्ट किया जा सकता है? पूनम, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर माय डियर। 7 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस। कहां पर करेंगे? यदि लिवर बायोप्सी करना है तो 7 से 9 इंटरकोस्टल स्पेस, 7 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस में। और साइड कौन सी होगी? राइट साइड। साइड कौन सी होगी? राइट साइड। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि लिवर बायोप्सी के लिए कौन से इंटरकोस्टल स्पेस में निडल को पुट किया जाता है, तो आपको पुट करना है 7 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस। और साइड कौन सी है? राइट साइड। साइड कौन सी है? राइट साइड। तो दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि लिवर बायोप्सी इज अ कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर लिवर सिरोसिस। लिवर बायोप्सी इज अ कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर लिवर सिरोसिस। यह भी पूछा जा सकता है लिवर सिरोसिस का कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होगा, तो आपको आंसर क्या लिखना? लिवर बायोप्सी। क्या लिखना? लिवर बायोप्सी। ओके फाइन। तो ये तो बात की हमने थोरेक्स। मैं 2-3 चीजें और आपको यहां बताना चाहूंगा जो एग्जाम में पूछी जाती है। शॉर्टली आई विल पुट हियर। थोरेक्स अपन पढ़ रहे थे, रिप्स 12 पेयर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एक्स्ट्रा फ्लोटिंग रिप्स को मैंने बताया था गॉरिला रिप्स बोलते हैं। ओके फाइन। एक क्वेश्चन आता है कि स्टर्नम जो है उसकी लंबाई कितनी होती है? क्लियरली मैंने लिखा है
स्टर्नम की लेंथ लिखी यहां पर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 6 इंच इसका डायमीटर होता है। एग्जाम से आपसे पूछेंगे व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्टर्नम, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्टर्नम, तो आपको आंसर क्या लिखना है, आपको आंसर क्या लिखना है 15 सेंटीमीटर। क्या लिखना है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। डायमीटर कितना होता है, लगभग देखोगे 15 सेंटीमीटर को तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इंच में, तो कितना हो जाएगा 6 इंच, तो 6 इंच लंबा बोल सकते हो 15 सेंटीमीटर। 1 इंच में 2.25, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो 15 सेंटीमीटर या 6 इंच। दूसरा मैंने लिखा मैक्सिमम प्रोटेक्शन ऑफ आरबीसी, दिस इज आल्सो योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन कि आरबीसी का मैक्सिमम प्रोटेक्शन कौन सी बोन करती है अडल्ट में, तो आपको आंसर क्या लिखना है स्टर्नल बोन। कौन सी बोन है, स्टर्नम बोन। ये दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। आरबीसी का मैक्सिमम प्रोटेक्शन कौन सी बोन होती है, तो आपको लिखोगे स्टर्नम। अडल्ट में पूछेंगे तो भी क्या लिखोगे, स्टर्नम। ओके फाइन। फर्दर यदि हम देखें, लोकेटेड मैंने बताया सेंटर ऑफ चेस्ट। एक और क्वेश्चन यहां पर बनता है कि पेशेंट को जब सीपीआर देते हैं, जब पेशेंट को सीपीआर देते हैं तो सीपीआर देते समय प्रेशर कहां पुट करते हैं, स्टर्नम, और स्टर्नम पे कहां पुट करते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम का लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। दिस इज आल्सो योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन, लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम। देखिए डियर, ये आपकी स्टर्नम बोन है, ये आपकी स्टर्नम है, ये हाफ हो गया, ये लोअर हाफ हो गया, ये वो एरिया है जहां पर हम क्या पुट करते हैं, सीपीआर देते समय palm of hand को पुट करते हैं लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम। दैट इज आल्सो योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। यहां पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो ब्रेस्ट बोन का क्वेश्चन आता है, एक आरबीसी का मैक्सिमम प्रोटेक्शन अडल्ट में कौन करता है, स्टर्नम। स्टर्नम की लंबाई कौन कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर। लोकेटेड कहां होता है, सेंटर ऑफ चेस्ट में होता है, और सीपीआर देते समय हम प्रेशर कहां पुट करते हैं, लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। तो बार बार पूछा था कि सीपीआर देते समय, अडल्ट की बात करें यहां पर, अडल्ट में सीपीआर देते समय कहां पुट करते हैं, तो क्लियरली आपको लिखना है लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम। तो ये एमसीक्यू यहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस से थोरैक्स में पूछे जाते हैं। हमने देखा थोरैक्स में 25 बोन्स होती है, 12 पेयर रिब्स होती है, एक्स्ट्रा फ्लोटिंग रिब्स को हम गोरिल्ला रिब्स बोलते हैं। स्टर्नम का दूसरा नाम ब्रेस्ट बोन है। स्टर्नम आरबीसी का अडल्ट में मैक्सिमम प्रोटेक्शन करता है, 15 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, सेंटर ऑफ चेस्ट में लोकेटेड होता है, और सीपीआर परफॉर्म करते समय वहां पर प्रेशर पुट किया जाता है। तो द थिंग विच इज बिलोंग फ्रॉम द थोरैक्स। होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा। तो ये था थोरैक्स रिगार्डिंग। हम फर्दर चलते हैं। यहां एक मैंने बॉन पुट किया है, और इस बॉन का नाम आपको बतानी है, इमेज देके फाइंड आउट करना है कि इस बॉन का नाम क्या है। इस बॉन का नाम आपको पता करना है कौन सी बॉन है, फटाफट लिखिएगा। भारतीय हाइवुड बॉन लिखा है, अनमोल, फुन्नल, पिजन हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। हाइवुड बॉन लिखा काफी बच्चों ने, शाबाश शाबाश, कीप इट अप। संगीता, शिवेंद्र, संगीता शर्मा, लवी, प्रियंका, हाइवुड, फंटास्टिक माय डियर। हाँ बिल्कुल, ये हाइवुड बॉन है। और इसका शेप कैसा लग रहा है आपको, हॉर्स शू शेप, हॉर्स शू शेप लग रहा है। इस पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यदि इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो मुझे कॉन्फिडेंस है आप लोगों पे, आप पता कर सकते हैं कौन सी बॉन है, हाइवुड बॉन। कौन सी बॉन है, हाइवुड बॉन। एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा हाइवुड बॉन के बारे में। हाइवुड बॉन का दूसरा नाम है लिंगुअल बॉन, क्यों टंग के पीछे होती है, हम लिंगुअल बॉन बोलते हैं। एक और नाम लिखा मैंने टंग बॉन, एक और नाम लिखा टंग बॉन, जिसको हम नंबर में कितना होता है, सिंगल। हाइवुड बॉन को लिंगुअल बॉन बोलते हैं, टंग बॉन भी बोलते हैं, सिंगल बॉन होती है। अब ये 3-4 एमसीक्यू एग्जाम में पूछ जाते हैं, मैंने तीनों 4 एमसीक्यू यहां पर पुट किया है। पहला लिखा है शेप कैसा होता है, हॉर्स शू शेप बोल सकते हो या यू शेप बोल सकते हो। हॉर्स शू शेप, कभी कभी शू शेप नहीं लिखा है तो आप यू शेप, इंग्लिश का जो कैपिटल यू होता है, लुक्स लाइक दैट, यू शेप, यू शेप। यदि हॉर्स शू नहीं लिखा है तो आप यू शेप भी बोल सकते हो, दैट इज अ शेप ऑफ हाइवुड बॉन। ओके फाइन माय डियर, शेप ऑफ हाइवुड बॉन। दूसरा एक और क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है कि लोकेशन क्या है, कहां लोकेटेड होती है, एट द लेवल ऑफ C3, एट द लेवल ऑफ C3। देखिए डियर, लोकेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में,
हम लोग बात करें वर्टिबल कॉलम, आगे पढ़ेंगे हम वर्टिबल कॉलम, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7, 1 से 7 तक, इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। क्या बोलते हैं? शुरू में 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 1 सैक्रम, 1 कॉकिक्स होता है। हाँ, सबसे पहले वाले हम देख रहे हैं 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा है। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा में जो थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इसको C3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? C3। और इस C3 के लेवल में लोकेटेड होता है। C3 के लेवल, याद दिलाने का तरीका बताता हूं। हम एक नर्व पढ़ते हैं, फेरेनिक नर्व। फेरेनिक नर्व, और फेरेनिक नर्व जो है डायफ्राम को नर्व सप्लाई करता है, और फेरेनिक नर्व का ओरिजिन C3 टू C5 के बीच में होता है। फेरेनिक नर्व का ओरिजिन C3 टू C5 के बीच होता है, और फेरेनिक नर्व सप्लाई कहां करता है? डायफ्राम को। कहां करता है? डायफ्राम को। तो उससे याद रखना है कि लोकेशन पूछा जाए एग्जैक्टली कहां लोकेटेड होता है? C3। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाहूंगा। एग्जाम में बहुत सारे ऑर्गन का लोकेशन पूछा जाता है। जैसे शॉर्टली मैं आपको बताऊं, यदि हार्ट का पूछे, यदि आपसे पूछे हार्ट का लोकेशन, तो आपको आंसर लिखना है T5 से लेके T8। यदि आपको पूछे हार्ट कहां लोकेटेड होता है, तो आपको आंसर क्या लिखना है? T5 टू T8 का मतलब थोरेसिक 5 से लेके थोरेसिक 8। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। यदि आपसे पूछे किडनी, यदि आपसे पूछे किडनी, तो दैट विल बी T11 से लेके L3, दैट विल बी लोकेशन ऑफ किडनी, T11 से लेके L3। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। यदि आपसे पूछे स्प्लीन, यदि आपसे पूछे स्प्लीन, तो स्प्लीन जो है 9th 10th और 11th जो रिब्स होती है, 9th 10th और 11th रिब्स के लेवल में होता है। एग्जाम में पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ऑर्गन का लोकेशन। हार्ट का लोकेशन पूछे तो T5 और T8 के बीच में होता है। किडनी का लोकेशन पूछे तो T11 टू L3, थोरेसिक 11 से नंबर 3 के बीच में होता है। और यदि आपसे पूछे स्प्लीन कहां लोकेटेड होता है, याद रखना है स्प्लीन किधर होगा? लेफ्ट साइड में। स्प्लीन किधर होगा? लेफ्ट साइड में। कौन से लोकेशन में? 9th 10th और 11 रिब्स के लोकेशन में होता है। 9th 10th और 11 ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पर्टिकुलर ऑर्गन का लोकेशन कौन से वर्टिब्रा के लेवल में होता है? तो अपन बात करें यदि हाइयोइड बोन का, यदि हम हाइयोइड बोन का बात करें, तो हाइयोइड बोन कौन से लेवल में लोकेटेड होता है? C3। C3 का मतलब सर्वाइकल थर्ड। दैट्स गेटिंग एवरीवन? ओके फाइन। अब देखते हैं फर्दर क्या क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि वो कौन सी बॉन है जो किसी और बॉन के साथ जुड़ती नहीं है? द बॉन विच इज डज नॉट आर्टिकुलेट विथ एनी अदर बॉन। तो आपको आंसर क्या लिखना है? हाइयोइड बॉन। देखिए, डू नॉट आर्टिकुलेट विथ एनी अदर बॉन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। यदि हम बात करें स्केलेटल सिस्टम की, तो मैंने आपको बताया था स्केलेटल सिस्टम में अडल्ट में कितनी बोन होती है? 206। इस 206 में से 205 बोन जो है ये एक दूसरे से आर्टिकुलेट होती है, एक दूसरे से आर्टिकुलेट होती है। और हाइयोइड बोन अकेली है, हाइयोइड बोन अकेली है जो दूसरी बोन के साथ नहीं जुड़ती। याद रखना, डज नॉट आर्टिकुलेटेड विथ एनी अदर बोन। तो आपको आंसर क्या लिखना है? हाइयोइड बोन। कि वो कौन सी बॉन है किसी और बॉन के साथ आर्टिकुलेट नहीं होता है, तो यू शुड पुट दैट अ हाइयोइड बॉन। दैट्स गेटिंग एवरीवन? ओके फाइन। और क्या यहां पर क्वेश्चन बन सकते हैं? शॉर्टली हम देखते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस से कि एग्जैक्टली लोकेशन कहां होता है? एग्जैक्टली लोकेशन कहां होता है? देख लिया है मैंने यहां पर पुट किया है। यदि हाइयोइड बॉन का एग्जैक्टली लोकेशन हम देखें, 2 सेंटीमीटर किसके अबो द लैरिंग्स। आपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ेंगे। जब हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन पढ़ेंगे, नोज, फेरिंग्स और लैरिंग्स। नोज, फेरिंग्स और लैरिंग्स को हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन बोलते हैं। आपसे पूछे कि हाइयोइड बोन कहां लोकेटेड होती है, तो आपको क्लियर पुट करना, लैरिंग्स के ऊपर होगा। कितना ऊपर होगा? 1 इंच। लैरिंग्स से 1 इंच ऊपर होगा। यहां हाइयोइड बोन होगा, टंग के बिहाइंड होगा, टंग के बिहाइंड। क्योंकि हाइयोइड बोन जो है स्वलोइंग में मदद करता है। हाइयोइड बोन जो है स्वलोइंग में मदद करता है। तो आपसे पर्टिकुलेशन पूछा जाएगा कि हाइयोइड बोन का लोकेशन का लेवल पूछा जाए तो C3, लोकेशन पूछा जाए तो लैरिंग्स, लैरिंग्स से लगभग 1 इंच या 2 सेंटीमीटर अबो, 1 इंच या 2 सेंटीमीटर अबो
दैट इज द लोकेशन ऑफ हायोइड बोन। समझ में आ रहा है लोकेशन ऑफ हायोइड बोन? ओके फाइन, गेटिंग। तो हायोइड बोन पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इमेज आप बेस पूछेंगे तो तुरंत आप देख के बता सकते हो। उसके अलावा शेप पूछेंगे तो आप हॉर्स शू शेप बता सकते हो, यू शेप बता सकते हो। लेवल पूछेंगे तो C3 आप बता सकते हो। कौन सी बॉन है जो दूसरी और अदर बॉन के साथ नहीं जुड़ता है तो आप हायोइड बॉन आंसर देंगे। एग्जैक्ट लोकेशन पूछेंगे तो जस्ट लैरिंग्स के ऊपर होगा, और लैरिंग्स से कितना ऊपर होगा? 2 सेंटीमीटर। कितना ऊपर होगा? 2 सेंटीमीटर। ये वन लाइनर छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन है, क्योंकि इनिशियल पोर्शन में जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो छोटी चीजें मिलती है, बट छोड़ना नहीं, कंपटीशन को फाइट करना माय डियर। तो एनक्लेक्स और लेंथी रैशनल एमसीक्यू के साथ बेसिक पढ़ना इट मस्ट बी नीडेड। जो बड़े बड़े बच्चे बोलते हैं सर 5 बुक पढ़ ली, 7 बुक पढ़ ली, 10 बार पढ़ ली एनक्लेक्स को, यदि ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। सेक्शन चाहिए तो दोनों को लेके चलना है। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि जो चीजें यहां हम डिस्कस कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को आप तक पहुंचाऊं। Then when you are going to writing, you are going to be attending exam, you should feel proud कि मुझे ये सब कुछ आता है, but not, please do not over confident। ये मत सोचना इसका क्या पढ़ना है, तो छोटे क्वेश्चन है। हालत यही खराब होती है, धोखा यही खाते हो। मैंने अभी देखा काफी बच्चों के आंसर में पूछा जा रहा है सूचर्स कितने हो, तो लिख 2। हो सकता है उन बच्चों ने एनक्लेक्स पढ़ रखा हुआ 3-3 4-4 बार, बट हालात नाजुक है। इसलिए बेसिक को भी साथ में पढ़िएगा ताकि इजी टू गेटिंग सिलेक्शन होगा आप लोगों के लिए। ओके फाइन, हायोइड बोन ओवर। अब फर्दर चलते हैं। वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ, वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ, वर्टिब्रल कॉलम जो देखिए वर्टिब्रा और वर्टिब्रल कॉलम अलग अलग चीजें हैं। वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 26 25। आंसर भी मिल गया आपको साथ में, कोई नहीं, आप लोगों ने आंसर पुट भी किया है 26। वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 26, वर्टिब्रा 33। कंफ्यूज मत होइएगा यहां पर। यदि आपसे पूछे वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ तो आप लिखना 26। देखिए डियर, यदि वही आपसे पूछे वर्टिब्रा पूछे तो आपको आंसर लिखना है 33। कंफ्यूज मत होना, दोनों क्वेश्चन अलग अलग आते हैं। वर्टिब्रा, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रा और वर्टिब्रल कॉलम में कॉलम जो है वो 26 बॉन्ड से मिलकर बना होता है। वर्टिब्रा जो है उसमें 33 होती है, क्योंकि यहाँ फ्यूज्ड बॉन्ड को भी हम काउंट करते हैं, यहाँ हम फ्यूज्ड बॉन्ड को भी काउंट करते हैं। या सुपर। तो वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 26। सब काउंट से कम नहीं चलेगा। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन है। अमृता जैन, बहुत अच्छा माय डियर, बहुत बढ़िया लिख रहे हो आप। वर्टिब्रल कॉलम की बॉन्ड का शॉर्टली क्लासिफिकेशन आपने पुट किया है, सुपर, शाबाश। इफ यू हैव एनी ट्रिक्स जरूर लिखिएगा। लेंथ भी आपने लगभग ठीक लिखा है, 35 to 40 इंच। ओके फाइन। वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 26 बॉन्ड। यदि हम बात करें कि 26 जो बॉन्ड है ये कौन कौन सी है, सबसे पहले मैंने पुट किया वर्टिब्रल कॉलम को हम बैक बॉन्ड भी बोलते हैं, स्पाइन भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में बैक बॉन्ड के नाम से पूछा जाता है, कभी कभी स्पाइन के नाम से पूछा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है। दैट विल बी बैकबोन, स्पाइन और वर्टिब्रल कॉलम एक ही बात है। यदि वर्टिब्रल कॉलम लिखे, बैकबोन लिखे, स्पाइन लिखे, आपको आंसर क्या देना है? 26। ओके फाइन। लेंथ जैसे अभी बच्चों ने बताया था 40, कुछ बच्चों ने 45 लिखा, एग्जैक्टली 35 to 40 इंच होता है माय डियर। लेंथ जो है 35 से 40 इंच, 45 नहीं होता है। 45 मत लिखिएगा सुमन, 45 नहीं होता मेरा बच्चा, गलत कर दोगे आप। लेंथ ऑफ वर्टिब्रल कॉलम 35 to 40 इंच। वाह शाबाश संध्या, बिल्कुल सही, 35 to 40 इंच। उसके अलावा मैंने फॉर्मूला दिया है C7 T12 L5 S5 C4। C7 का मतलब सर्वाइकल 7, T12 का मतलब थोरेसिक 12, L5 का मतलब लंबर 5, S5 का मतलब सैक्रम। एक होता है 5 फ्यूज बोन से मिलकर बना होता है, और कॉक्सिक्स भी एक होता है, 4 फ्यूज बॉन्ड से मिलकर बना होता है। या देन देखते हैं सर्वाइकल 7। सर्वाइकल 7 इसको स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा बोलते हैं अपन। थोरेसिक 12, पहले हम बात करें सर्वाइकल 7
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहाँ डिस्कस करना बहुत जरूरी है। हम बात करें सर्वाइकल। देखिए डियर, ये अभी आपने देखा क्रेनियम था, ये उसका बैक साइड की बोन थी ऑक्सीपिटल, और उसको मैंने बताया था फोरामिन मैग्नम, फोरामिन मैग्नम। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 को हम क्या बोलते, 1 to 7 को क्या बोलते हैं, सर्वाइकल। 1 से 7 जो है ये सर्वाइकल वर्टिब्रा। क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्रा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इन सर्वाइकल के अंदर जो एक नंबर का, जो फर्स्ट नंबर का है सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसको किस नाम से हम जानते हैं, एटलस, एटलस वर्टिब्रा, एटलस वर्टिब्रा। दैट विल बी, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा का नाम आपसे पूछेंगे तो आपको आंसर क्या लिखना है, एटलस। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन, आंसर क्या लिखना है, एटलस। ओके फाइन। दूसरा, एटलस किससे जुड़ा होता है, ऑक्सीपिटल से, और यहां कौन था, फोरामिन मैग्नम। अब आता है सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा। सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा को क्या बोलते हैं, एक्सियल या एक्सिस, दैट वी कैन से एक्सिस वर्टिब्रा, वर्टिब्रा। दैट इज आल्सो योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। आपसे पूछेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा। आपसे सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा के पूछेंगे तो आपको आंसर क्या लिखना है, एक्सिस। क्या लिखना है, एक्सिस। अब एक मजेदार क्वेश्चन और बनता है यहां पर। क्वेश्चन क्या बनेगा, आप देखिएगा, यहां पर फर्स्ट और सेकंड दोनों आपस में जुड़ते हैं, एक जॉइंट बनाते हैं। वैसे वर्टिबल कॉलम के बॉन के बीच के जॉइंट को इंटरवर्टिब्रल जॉइंट कहा जाता है। वर्टिबल कॉलम बॉन के बीच के जॉइंट को इंटरवर्टिब्रल जॉइंट कहा जाता है। और ये जो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट है किस किस के बीच में है, ये बिटवीन एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा। एटलस और एक्सिस वर्टिब्रा के बीच के जॉइंट को हम क्या, कौन सा जॉइंट कहेंगे, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। कौन सा जॉइंट कहेंगे, एटलेंटो एक्सियल, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। देखिए डियर, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, द जॉइंट बिटवीन एटलस और एक्सिस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया विश्व गुप्ता, शाबाश। एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां पर कि ये एटलेंटो एक्सियल जॉइंट है, ये कौन सा टाइप ऑफ साइनोवल जॉइंट है। अगेन एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एटलेंटो एक्सियल जॉइंट है, ये कौन सा टाइप ऑफ साइनोवल जॉइंट है। फटाफट आंसर में पुट करिएगा, विच टाइप ऑफ साइनोवल जॉइंट। या जेनु कुमारी बिल्कुल सही, पाइवट जॉइंट माय डियर, पाइवट जॉइंट, पाइवट जॉइंट कहते हैं। और पाइवट जॉइंट जो है इज अ टाइप ऑफ साइनोवल जॉइंट। कौन सा टाइप है, साइनोवल जॉइंट। शाबाश, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो आप लोग। पाइवट जॉइंट जो है साइनोवल जॉइंट होता है, और साइनोवल जॉइंट में हम पढ़ते हैं पाइवट होता है, हिंज जॉइंट होता है, इवन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ जॉइंट होते हैं। पाइवट का मतलब होता है, पाइवट जॉइंट का मतलब होता है वो जॉइंट जो पूरा एक लॉन्ग एक्सिस का रोटेशन करता है, अपनी गर्दन पूरी इधर भी घूमती है इधर भी घूमती है, दैट मींस कंप्लीट रोटेशन। पाइवट जॉइंट का मतलब होता है कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन। मैं आपको एग्जांपल दूं, यदि पाइवट जॉइंट आपका रेडियस और अल्ना बोन है, आपका रेडियस और अल्ना बोन है, और ये सपोज आपका हाथ है, ये जो हाथ का दूर वाला हिस्सा इसको क्या बोलते हैं, डिस्टल। क्या बोलते हैं, डिस्टल। और एल्बो वाला हिस्सा आपके पास में इसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल। क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल। तो आपने देखा होगा डिस्टल और प्रॉक्सिमल दोनों जगह रेडियस और अल्ना आपस में जुड़ती है। जब हाथ को मूवमेंट करते हो तो जॉइंट भी मूव करता है। तो ये कौन सा जॉइंट हुआ, ये प्रॉक्सिमल रेडियो जॉइंट हुआ। ये कौन सा जॉइंट हुआ, ये डिस्टल, सॉरी ये डिस्टल और ये प्रॉक्सिमल। आपका ये वाला डिस्टल मतलब दूर, पास वाला मतलब प्रॉक्सिमल। तो डिस्टल और प्रॉक्सिमल जो रेडियो अल्नर जॉइंट है वो किसके एग्जांपल है, पाइवट जॉइंट। किसके एग्जांपल है, पाइवट जॉइंट। इवन माय डियर
यदि हम बात करें टिबिया फिबुला, हम बात करें टिबिया फिबुला, उसमें भी प्रॉक्सिमल और डिस्टल टिबियो फिबुलर जॉइंट होता है। तो पाइवट जॉइंट कौन सा है? एटलेंटो एक्सियल। किस किस के बीच में? फर्स्ट और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा। फर्स्ट का नाम क्या है? एटलस, और सेकंड का नाम क्या है? एक्सिस। ओके माय डियर, मैं आपसे एक और एमसीक्यू डिस्कस करना चाहूंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो 7th नंबर का सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इसको प्रोमिनेंट वर्टिब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट या प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंट या प्रोमिनेंस वर्टिब्रा, वर्टिब्रा। आपसे पूछेंगे कि कौन से सर्वाइकल वर्टिब्रा को प्रोमिनेंट वर्टिब्रा कहते हैं। एग्जाम में पूछेंगे कि कौन से नंबर के सर्वाइकल वर्टिब्रा को प्रोमिनेंट वर्टिब्रा कहते हैं। आप गर्दन के पीछे जाओगे, यहां जो उठा हुआ पोर्शन है, गर्दन के पीछे जो उठा हुआ पोर्शन है, वो 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा। कौन सा है? 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा है, जिसको हम बोलते हैं प्रोमिनेंट वर्टिब्रा। आप हाथ ले जाइए गर्दन के पीछे और फेल्ट करिएगा, जहां फील हो रहा उठा हुआ पोर्शन, वो कौन है? 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा। कौन है? 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो आपको आंसर क्या लिखना? प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट। या पूछेंगे प्रोमिनेंट वर्टिब्रा किसको बोलते हैं, तो क्या बताएंगे? 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा। दैट्स गेटिंग। ये सर्वाइकल वर्टिब्रा से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और मैं क्लियरली लिखा है इसको स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा कहते हैं। स्मॉलेस्ट, मैं आपको नंबर में पढ़ाऊंगा लार्जेस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा। दैट्स गेटिंग एवरीवन? ओके फाइन। ये बात की थी हमने सर्वाइकल के बारे में। नेक्स्ट फर्दर हम जाते हैं थोरेसिक। फर्दर हम बात करते हैं थोरेसिक। थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर में 12 होते हैं। देखिए डियर, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 कौन होगा? थोरेसिक वर्टिब्रा। 12 कौन होगा? थोरेसिक वर्टिब्रा। देखिए डियर, यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर में कितने होते हैं? 12 होते हैं। सबने आंसर भी बढ़िया लिखा है, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होता है। एक डिजीज आपने सुना होगा जिसका नाम है काइफोसिस। एक डिजीज आपने सुना होगा जिसका नाम है काइफोसिस बोलते हैं, या इसको हंचबैक, या इसको हंचबैक भी कहते हैं अपन, या इसको ड्वांजर हम, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्वांजर हम। 3 नाम है, हंचबैक है, ड्वांजर हम है, काइफोसिस है, काइफोसिस है। और ये जो प्रॉब्लम है, ये उन पेशेंट में पाई जाती है जिनको ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जिनको ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है इम्बैलेंस बिटवीन ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट, इम्बैलेंस बिटवीन ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोपोरोसिस, या इसको हम बोल सकते हैं साइलेंट थीप, साइलेंट थीप के नाम से भी जाना जाता है। यह ऑस्टियोपोरोसिस का दूसरा नाम है, साइलेंट थीप का भी बोलते हैं, और हम कभी कभी इसको ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से भी जानते हैं। तो काइफोसिस, हंचबैक और ड्वांजर हम्प है। सीधी सी बात है, ये थोरेसिक वर्टिब्रा का डिसऑर्डर। पहली बात तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से वर्टिब्रा को कर्वेचर चेंज करता है, तो सीधा आपको होना थोरेसिक वर्टिब्रा। या जेनु बिल्कुल सही। अब ये जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, ये जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, इसका आउटवर्ड कर्वेचर, आउटवर्ड कर्वेचर क्या कहलाता है? काइफोसिस। क्या कहलाता है? काइफोसिस। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला एमसीक्यू माय डियर। अलग अलग नाम मैंने पुट किया है, काइफोसिस पुट किया है, हंचबैक पुट किया, ड्वांजर हम पुट किया है। हो सकता है आपको काइफोसिस लिखा मिले, आपको हंचबैक लिखा मिले, आपको ड्वांजर हम लिखा मिले, तो कंफ्यूज नहीं होना। देखिए आउटवर्ड का मतलब, सपोज ये आपका थोरेसिक वर्टिब्रा है और ये थोरेसिक वर्टिब्रा बाहर की ओर निकलेगा, दिस इज द काइफोसिस, दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम, दैट इज द थोरेसिक वर्टिब्रा, दिस इज द काइफोसिस। क्या हो गया? काइफोसिस।
फॉरगेट मत होना, मैं आगे आपको स्कोलियोसिस और लोडोसिस भी पढ़ाऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी टू रिमेंबर है। तीनों एब्नॉर्मलिटी को हम अभी इसी वक्त याद करेंगे और किसी भी एग्जाम में आएंगे, वी आर एबल टू गिव राइट आंसर। दिस इज द थोरेसिक वर्टिब्रा, दैट इज द काइफोसिस। समझ गए क्यों होता है? क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर। ऑस्टियोपोरोसिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर। वर्टिब्रा क्या होता है? कंप्रेस होता है। जब कंप्रेस होगा तो थोरेसिक क्या हो जाएगा? बाहर की ओर। आपने देखा होगा अपने घर में चाचा ताऊ के आसपास बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ऐसे झुक के चलते हैं, तो ये वाला हिस्सा जो ऐसे बाहर आ जाता है, वो कौन सा पार्ट होगा? थोरेसिक वर्टिब्रा। कौन सा पार्ट होगा? थोरेसिक वर्टिब्रा। और थोरेसिक वर्टिब्रा यदि आपका आउटवर्ड कर्वेचर हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? काइफोसिस। क्या बोलेंगे? हंचबैक। क्या बोलेंगे? ड्वांजर हम्प। और कौन सी डिजीज में फाइंड आउट होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। और ऑस्टियोपोरोसिस का दूसरा नाम क्या है? साइलेंट थीप। थीप का मतलब चोर। ये कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से डिजीज कंडीशन कॉज होती है। गेटिंग एवरीवन? ओके फाइन। तो ये बात की हमने थोरेसिक वर्टिब्रा के बारे में। हम फर्दर चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम फर्दर। लंबर। लंबर वर्टिब्रा जिसको हम लार्जेस्ट वर्टिब्रा भी कहते हैं, लंबर। एल से याद रखना लंबर, एल से याद रखना लार्जेस्ट। मैंने स्मॉलेस्ट भी बताया आपको, यहां पर मैंने लार्जेस्ट भी पुट किया। एल से लंबर, एल से लार्जेस्ट, बहुत इजी है। एल से लंबर, एल से लार्जेस्ट। और लंबर वर्टिब्रा जो है उसका इनवर्ड कर्वेचर होगा तो क्या कहलाएगा? सपोज ये आपकी लंबर वर्टिब्रा है, ये आपकी लंबर वर्टिब्रा है 1 2 3 4 5, ये आपकी फटाफट आंसर दीजिएगा। लंबर वर्टिब्रा का इनवर्ड कर्वेचर होगा तो क्या कहलाएगा? आंसर दीजिए। 1 2 3 4 5। और ये 5 क्या है? ये लंबर वर्टिब्रा। क्या है? लंबर वर्टिब्रा। यदि लंबर वर्टिब्रा का इनवर्ड कर्वेचर, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही आंसर दे रहे हो आप, बहुत आसान है। एल से लंबर, एल से लार्जेस्ट और एल से लोडोसिस। एल से लोडोसिस मतलब ये आपका लंबर वर्टिब्रा जो है इसका इनवर्ड कर्वेचर होगा। क्या होगा? इनवर्ड कर्वेचर। इनवर्ड कर्वेचर होगा तो ये क्या कहलाएगा? लोडोसिस। क्या कहलाएगा? लोडोसिस। ऑलमोस्ट आप सभी ने सही आंसर दिया है। हाँ, लोडोसिस मोस्ट कॉमनली अपन देखते हैं प्रेगनेंसी में होता है। शिवेंद्र, गीता जाट, बहुत बढ़िया। मोस्ट कॉमन जो है प्रेगनेंसी में फाइंड आउट होता है। याद रखने का तरीका, एल से लंबर याद रखना है, एल से लार्जेस्ट वर्टिब्रा याद रखना है और एल से याद रखना है लोडोसिस। एल से याद रखना है लोडोसिस। और लोडोसिस का मतलब इनवर्ड कर्वेचर। क्या माय डियर? इनवर्ड कर्वेचर। काइफोसिस का मतलब क्या था? आउटवर्ड कर्वेचर। आउटवर्ड कर्वेचर। दैट्स गेटिंग एवरीवन? ओके फाइन। नेक्स्ट एक और मजे हम पढ़ते हैं। आपका लोडोसिस हो गया, एक और बचा है स्कोलियोसिस। क्या बचा है? स्कोलियोसिस। एक फर्दर और पढ़ते हैं, स्कोलियोसिस। देखिए डियर, ये आपका वर्टिबल कॉलम है, वर्टिबल कॉलम है और वर्टिबल कॉलम की लंबाई कितनी थी? 35 टू 40 इंच। और इसका शेप कैसा होता है? एस शेप। शेप कैसा होता है? एस शेप। अब यदि आपका ये वर्टिबल कॉलम जो है, यदि आपका वर्टिबल कॉलम है, पूरा ही वर्टिकल कॉलम जो है उसका इस तरीके से लेटरल कर्वेचर हो जाए या साइड वे कर्वेचर हो जाए, लेटरल कर्वेचर हो जाए या साइड वे कर्वेचर हो जाए। देखिए डियर, साइड का मतलब साइड, साइड वे, साइड वे कर्वेचर या लेटरल, लेटरल कर्वेचर या लेटरल कर्वेचर यदि हो जाता है, इसको हम क्या कहेंगे? स्कोलियोसिस। क्या कहेंगे? स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस। इसको भी याद रखने का तरीका है, ऐसे याद रखना साइड वे, ऐसे याद रखना साइड वे कर्वेचर। तीनों टर्म्स इजी टू रिमेंबर। काइफोसिस डिफरेंट हो गया, एल से लंबर, एल से
लंबर वर्टिब्रा का इनवर्ट, दैट इज अ लोडोसिस, दैट इज अ लोडोसिस। दूसरा साइड वे, ऐसे याद रखना, यदि वर्टिबल कॉलम यहां पर ना तो अलग से लंबर है ना अलग से थोरेसिक है, पूरा है, यदि वर्टिबल कॉलम का साइड वे कर्वेचर होता है या लेटरल का मतलब साइड वे, लेटरल कर्वेचर होता है तो हम क्या बोलते हैं, स्कोलियोसिस। और स्कोलियोसिस को याद रखने का तरीका है एस से साइड वेव और एस से स्कोलियोसिस, एस से साइड वेव और एस से स्कोलियोसिस, दैट्स गेटिंग। तो ये तीन एब्नॉर्मलिटीज है, मैं आगे इमेज दिखाऊंगा आपको, इसको ट्रीटमेंट का तरीका भी बताऊंगा, टेस्ट भी बताऊंगा कैसे पता लगाएंगे। तो यहां पर तीन एब्नॉर्मलिटीज आपके पास है, काइफोसिस, लोडोसिस, स्कोलियोसिस। होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा। चीजें जो है मैं पूरी कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको कोई और बुक रेफर करने की जरूरत ना पड़े, नंबर ऑफ बुक रेफर करने की जरूरत ना पड़े। यही नोट्स जो है इट विल हेल्पिंग फॉर योर गेटिंग सिलेक्शन। ओके फाइन। सैक्रम जो है ये 5 फ्यूज बोन से मिलकर बना होता है और कॉकिक्स जो है ये 4 फ्यूज बोन से मिलकर बना होता है। मैंने ये लिखा है कॉकिक्स को टेल बोन बोलते हैं हम कॉकिक्स को, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, डोंट बी कंफ्यूज। कॉकिक्स जो है इसको हम टेल बोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेल बोन। और टेल का मतलब होता है पूंछ, और ये भी नंबर में कितनी होती है, 1। टेल बोन का मतलब होता है, टेल का मतलब पूंछ, और ये नंबर में कितनी होती है, 1। माय डियर याद रखिए, ये नारा ना भूलना, JINC है तो मुमकिन है, JINC है तो सिलेक्शन है, JINC है तो भरोसा है, और JINC है तो क्वालिटी है। कैरी ऑन। मेरे सभी JINCian जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मैं सभी को कहना चाहता हूं JINC है तो मुमकिन है, इसलिए किसी भी सब्जेक्ट से डरने की जरूरत नहीं है। एक से एक एक्सपर्ट जो अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करने वाले हैं इस क्रैश कोर्स में। बिल्कुल बिल्कुल शिवेंद्र, बिल्कुल सानिया, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अप्रिशिएटिंग। तो दैट विल बी टेल बोन। कॉकिक्स जो है हम टेल बोन के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, तो कॉकिक्स इज आल्सो नाउन एज टेल बोन, और ये 4 फ्यूज बोन से मिलकर बना होता है। तो दैट्स गेटिंग, ये था आपका वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 26 बोन। ओके फाइन। अब बात आती है शेप। मैंने ऑलरेडी आपको बताया एस शेप का होता है। कैसा शेप का होता है, एस शेप्ड ऑर्गन होता है। सीधा पूछेंगे शेप ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, आपको आंसर क्या लिखना है, एस शेप। क्या लिखना है राजेश, जब हम प्रायोरिटी वाले एमसीक्यू पे पहुंचेंगे तो प्रायोरिटी वाले भी सॉल्व करवाएंगे। यहां बॉन्ड में कौन सी प्रायोरिटी चाहिए आपको, मुझे बताइए। यहां आपको बेसिक क्वेश्चन समझेंगे, जब मैं डिजीज कंडीशन जाऊंगा तो प्रायोरिटी वाले भी पूछेंगे। ये आते हैं क्या, इनको भी ध्यान में देखिएगा, बेसिक पढ़िएगा। मैं जब आपको फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस पढ़ाऊंगा तो आपसे ही पूछूंगा प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। ओके, एस शेप का होता है क्वेश्चन। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, जॉइंट बिटवीन एटलस और एक्सियल सर्वाइकल वर्टिब्रा, इस जॉइंट का नाम क्या था, एटलेंडो एक्सियल जॉइंट। कौन सा जॉइंट था, पाइवट। पाइवट को रोटरी भी बोलते हैं, ट्रैकोइड भी बोलते हैं। ये पाइवट के दो और नाम है, रोटरी जॉइंट के नाम से भी बोलते हैं, ट्रैकोइड के नाम से भी बोलते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज। एटलेंडो एक्सियल जॉइंट बिटवीन एटलस और एक्सिस के बीच में होता है, दोनों के बीच में होता है। दूसरा पाइवट जॉइंट मैंने बताया था जो कंप्लीट रोटेशन वाला जॉइंट होता है, जिसका एग्जांपल मैंने आपको रेडियस अल्नम में डिस्टल और प्रॉक्सिमल भी बताया था। इसको रोटरी जॉइंट भी बोलते हैं। कुछ बच्चों ने रोटरी जॉइंट आंसर भी दिया था, शाबाश, आपको दूसरे नाम भी अच्छे से पता है, ट्रैकोइड जॉइंट। दैट मींस यू हैव कैपेसिटी। तो दैट्स गेटिंग एवरीवन, ये आपकी बात होगी वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। हम नेक्स्ट फर्दर चलते हैं। यहां पर मैंने एक इमेज दिया है और आपको पता लगाना ये इमेज में कौन सी एब्नॉर्मलिटीज दिख रही है। इस इमेज में, शाबाश अनिल, शाबाश, कौन सी एब्नॉर्मलिटी दिख रही है, इमेज को देख के फाइंड आउट करिएगा। ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये पेल्विस बोन है, ये सैक्रम है, ये कॉकिक्स है। पुट आंसर एवरीवन। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इमेज दी होगी, आपको राइट आंसर का पता करना होगा। मैं हिंट करता हूं, ये जो वर्टिब्रल कॉलम आपको दिख रहा है, ये जो वर्टिब्रल कॉलम आपको दिख रहा है, ये ऐसे होना चाहिए नॉर्मल, और ये पूरा ही वर्टिब्रल कॉलम जो है ये साइड में आ गया है, तो ये साइड वेव है, ये साइड वेव कर्वेचर। फटाफट आंसर लिखिएगा। शाबाश, ऑलमोस्ट आप सभी ने लगभग 100% राइट आंसर दिया है। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
साइडवे कर्वेचर, और साइडवे कर्वेचर किसको होता है? स्कोलियोसिस। ऐसे याद रखना, देखिए स्कोलियोसिस, साइडवे कर्वेचर, उसको हम लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन बोलते हैं। ओके फाइन। दूसरा मैंने आपको बताया था काइफोसिस, जिसको हम ड्वांजर हम हंचबैक के नाम से जानते हैं। आउटवर्ड कर्वेचर रहता है थोरेसिक वर्टिब्रा के, थोरेसिक स्पाइन का। और एक और मैंने बताया था लोडोसिस, जो इनवर्ट रहता है लंबर वर्टिब्रा का, इनवर्ट रहता है लंबर वर्टिब्रा। तो ये 3 एब्नॉर्मलिटीज होती है। अब एक बात और शेयर करना चाहूंगा, इस एब्नॉर्मलिटीज को ठीक करने के लिए कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस आती है। इस एब्नॉर्मलिटीज का पता लगाने के लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। हम टेस्ट भी पढ़ेंगे, हम डिवाइसेस भी पढ़ेंगे। कौन से टेस्ट से पता लगाएंगे पेशेंट को सर्वाइकल एब्नॉर्मलिटीज है, कौन से टेस्ट से पता लगाएंगे ट्रीटमेंट मोडालिटीज क्या होता है। ओके फाइन। यहां मैंने 2 इमेज पुट किया है, ध्यान से देखिएगा। इस इमेज का नाम यदि आपको पता है तो प्लीज इनबॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैंने इमेज पुट किया है, इस इमेज का नाम पवन, बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली करेक्ट माय डियर। पवन ने राइट आंसर दिया है। अमृता, आपने भी राइट आंसर दिया है। अमृता राइट आंसर है, कंफ्यूज ना हो, डिलीट ना करें आप। सुरेश, यंग ब्लड, आपने भी राइट दिया है। सोनिका, एब्सोल्युटली करेक्ट, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। मीना, शाबाश। विनोद, ओके फाइन। ये जो डिवाइस दिख रहा है, ये डिवाइस है, ये लगाने के बाद है। तो डेफिनेटली अपन कहीं न कहीं पेशेंट को सर्वाइकल एब्नॉर्मलिटी वाले पेशेंट में यूज करते हैं। तो यू कैन सी, इसका नाम है मिलवाकी ब्रश। कभी कि हमें सर्वाइको, थोरेको, लंबो सैक्रल ऑर्थोसिस भी बोलते हैं। 2 नाम है। बहुत सारे बच्चों ने लिखा है मिलवाकी ब्रश लिखा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सर्वाइको, थोरेको, लंबो सैक्रल, मतलब सर्विक्स, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, चारों को जोड़ दिया तो इसको बोलते हैं CTLSO। बट एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है मिलवाकी ब्रश, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है। और मिलवाकी ब्रश हम कहां यूज करते हैं? स्कोलियोसिस में और काइफोसिस में। ट्रीटमेंट मोडालिटीज माय डियर, ट्रीटमेंट मोडालिटीज स्कोलियोसिस और वी कैन से काइफोसिस, इन दोनों में यूज करते हैं हम लोग, स्कोलियोसिस और काइफोसिस। देखिए स्कोलियोसिस में मैंने बताया था साइडवे कर्वेचर था, और काइफोसिस में मैंने बताया था थोरेसिक वर्टिब्रा आउटवर्ड था। थोरेसिक वर्टिब्रा क्या था? आउटवर्ड था। इन दोनों को ट्रीट करना है तो किससे ट्रीट करेंगे? मिलवाकी ब्रश से। मिलवाकी ब्रश, सर्वाइको, थोरेको, लंबो सैक्रल ऑर्थोसिस, ऑर्थोसिस। That is a device which is used to treat patients suffer with the scoliosis or kyphosis. Scoliosis or kyphosis. एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी बात, एक और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं डिस्कस करना चाहूंगा। यदि किसी पेशेंट को ये डिवाइसेस पुट की जाती है तो 16 to 23 आवर तक डे, 1 घंटा कम से कम आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए सर्कुलेशन को कैरी ऑन करने के लिए। सोते, उठते, जागते, बैठते, लेटते लगा के रखना है। 1 आवर एटलीस्ट यू नीड फॉर रेस्ट, ताकि बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर अपनी जगह जा सके, बॉडी को रेस्ट मिल सके। इसको लगातार रखने से ही इस तरह की एब्नॉर्मलिटी में रिलीफ मिल सकता है, आराम आ सकता है। थैंक यू राजेश, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, मैंने आपने जो रिक्वेस्ट की है क्वेश्चन वाला, मैं जब डिजीज कंडीशन में आऊंगा तो आप फील करोगे कि हाँ प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन भी है, ड्रग वाले क्वेश्चन भी है, रैशनल वाले क्वेश्चन भी, हम सारे डिस्कस करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। हाँ बिल्कुल, 16 to 23 आवर्स पर डे इसको यूज करने हैं, और इस डिवाइस का नाम है मिलवाकी ब्रश। ओके फाइन माय डियर, फाइंड आउट करके बताइए कौन सा टेस्ट है, तुरंत आंसर दीजिएगा। ये कौन सा टेस्ट है? देखिए यहां पर जो पर्सन आपको दिख रहा है वो आगे की ओर, फर्दर आगे की ओर झुका हुआ है, ये भी आगे की ओर झुका हुआ है। दोनों में एक एब्नॉर्मलिटीज है। सेम टू यू विनोद, वी ऑलवेज मिस यू माय डियर। आपका मैसेज मिला था, वीडियो मैसेज मिला था। नर्सिंग ऑफिसर्स आप सही लिख रहे हो, भागीरथ ने भी सही लिखा है, राजेश कुमार ने भी सही लिखा है, हेतराम ने भी सही लिखा है, शाबाश। ऑलमोस्ट विशु, आप टेस्ट को फाइंड आउट करने में कामयाब हो गए। कौन सा टेस्ट है? इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ लेफ्ट शोल्डर वाला पोर्शन जो है वो झुका हुआ है, ये उठा हुआ है, ये नॉर्मल है। ये टेस्ट में नॉर्मल है, ये टेस्ट में एबनॉर्मल है। इस टेस्ट का नाम बताना, इस एबनॉर्मलिटी को बताना आपको।
बिल्कुल बिल्कुल। यू नो थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज का दूसरा नाम क्या है? एडम्स एप्पल। थायराइड कार्टिलेज का दूसरा नाम क्या है? एडम्स एप्पल। एडम्स, इसी से याद रखना इस टेस्ट का नाम, इसी से याद रखना इस टेस्ट का नाम। और आपके इस टेस्ट का नाम है एडम्स फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट, एडम्स फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट। और ये स्कोलियोसिस को डिटेक्ट करने में यूज करते हैं, ये स्कोलियोसिस को डिटेक्ट करने में यूज करते हैं। इस टेस्ट का नाम है एडम्स फॉरवर्ड बेंडिंग, एडम्स फॉरवर्ड बेंडिंग। याद रखिए डियर, एडम्स एप्पल थायराइड कार्टिलेज का दूसरा नाम है और टेस्ट का नाम है एडम्स फॉरवर्ड बेंडिंग। और किस में यूज करते हैं? स्कोलियोसिस। और स्कोलियोसिस से मैंने आपको बताया था लेटरल या साइड वे कर्वेचर। इस इमेज में आप देखोगे, देखिए डियर, ये इमेज आपको दिख रहा होगा एग्जैक्टली, और इसी इमेज को आप देखोगे ये भी दिख रहा होगा एग्जैक्टली। तो ये वाला जो हिस्सा है इसमें क्या इंडिकेट कर रहा? लेटरल और साइड वे कर्वेचर। लेटरल कर्वेचर बोल सकते हैं, साइड वे कर्वेचर बोल सकते हैं। दैट विल बी इंडिकेटिंग पेशेंट को क्या है? स्कोलियोसिस। पेशेंट को क्या है? स्कोलियोसिस है, पेशेंट को क्या है? स्कोलियोसिस है। तो द टेस्ट वी कैन से एडम्स फॉरवर्ड बेंडिंग, एडम्स फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट। या तो आपने मिलवाकी ब्रश भी पढ़ा, यहां पर एडम्स फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट भी आपने देखा। एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है माय डियर, एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आपको यही पुट करना है, तो आपको यही पुट करना है। या ओके फाइन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आज के लिए इतना ही रहेगा। कुछ इंस्ट्रक्शन और हिदायत मैं आपको देना चाहूंगा। आप सभी प्ले स्टोर पे जाकर के JINC जोधपुर पुट करना है, JINC जोधपुर, और JINC ऐप को डाउनलोड करिएगा, उसमें सारे अपडेट वीडियोस आपको मिलेंगे। दूसरा, आप JINC के बारे में जानना चाहते हो तो JINC के वेबसाइट पे जाइएगा, आपको लिखना होगा www.jinc-jodhpur.com, www.jinc-jodhpur.com। ये JINC की वेबसाइट है जहां आप विजिट कर सकते हो। पिछले 5 सालों में आपके JINC ने कितना हार्डवर्क किया वो पता चलेगा। दूसरा, एक गुड न्यूज ये है कि अभी आपने देखा होगा एम्स भुवनेश्वर की वेटिंग लिस्ट आई है, जिसमें आपके अपने JINC से 25+ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर बन गए। तो ये बहुत खुशी की बात है। उन सभी को JINC परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। कल फिर इसके बाद फर्दर जो है ठीक 10 बजे हम डिस्कस करेंगे। इफ रियली आपको लग रहा है कि JINC ने जो क्रैश को स्टार्ट किया आपके लिए बेनिफिशियल है, तो इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा नर्सिंग ऑफिसर तक भेजें, ताकि मैं चाहता हूं कि वो हर नर्सिंग ऑफिसर पढ़े जो छोटे से छोटे गांव हॉस्पिटल में रहता हो, जो पढ़ने में असमर्थ हो, जो फीस नहीं भर सकता हो, उसके साथ आपका अपना JINC हमेशा और सदा रहेगा। तो याद रहिएगा, JINC है तो मुमकिन है, हम घर घर तक पहुंचेंगे। जय हिंद।